देखिए, पिछली कुछ क्लासों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि टाइम फ्रेम कितने टाइप के होते हैं, राइट। और फिर इसके बाद हमने प्राइस एक्शन की फिलॉसफी भी पढ़ ली और हमें ये बात समझ में आ गई कि जो प्राइस है वही सब कुछ बताता है, मार्केट में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। अगर कोई चीज़ है जो बता सकती है वो है प्राइस एक्शन। अब मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ साथ एक और चीज़ है जो हमारी स्क्रीन पर हमें हर वक्त दिखती है और जो हमें पहले से बता सकती है, कंफर्मेशन दे सकती है कि मार्केट में अभी जो बायर हैं और जो सेलर हैं उनकी क्या साइकोलॉजी है। तो हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि एक जो कैंडल स्टिक होती है उसका एनाटॉमी क्या है, यानी कि वो दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सारे जितने भी टाइप के कैंडल स्टिक्स हैं उनके पीछे जो बायर और सेलर की जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी के बेसिस पर एक कैंडल कैसे बनती है, इन सब की बातें होंगी आज की क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल स्टिक बेसिकली है क्या। सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज कैंडल स्टिक। तो अ कैंडल स्टिक इज सिंपली अ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ फाइट बिटवीन द बायर एंड सेलर ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो, आप किसी भी टाइम पीरियड में देख रहे हो, करेक्ट, वहां पर जो कुछ भी बायर और सेलर के बीच में चल रहा है वो सबको चार्ट की फॉर्म में आपको कौन दिखाता है, कैंडल स्टिक दिखाता है। हमने क्या लिखा है कि एक ये विजुअल रिकॉर्ड है किसका, फाइट बिटवीन सेलर एंड बायर। क्या मतलब है इस बात का, फाइट बिटवीन सेलर एंड बायर? तो आंसर है कि मार्केट में जो भी आपको प्राइस दिखता है वो फाइनल प्राइस किसके बीच की फाइट के बाद दिखता है। तो आंसर है बायर और सेलर। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि एक जो प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और एक जो बिड लगाई गई है और एक जो आस्किंग प्राइस है, उन बिड और आस्किंग प्राइस के बीच का एक एवरेज प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखता है। अब यहाँ पर बायर कभी हार नहीं मानता है, वो बिड को नीचे की तरफ लेकर जाता है, राइट। कभी सेलर हार नहीं मानता है, वो जो आस्किंग प्राइस है उसको बढ़ाता जाता है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक फाइट चलती है जिसकी वजह से मार्केट में एक ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस आता है, या मैं कहूँ कि मार्केट में प्राइस का मूवमेंट आता है। मार्केट में कभी भी कोई प्राइस का मूवमेंट नहीं आएगा अगर ये जो बायर और सेलर के बीच की जो फाइट है ये बहुत हल्की फुल्की फाइट हो रही हो। कई बार ये जो फाइट है जब बहुत हल्की फुल्की होती है तो हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज है, दोनों कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना बायर बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहा है ना सेलर कोई बहुत स्ट्रांगली फाइट करने की इच्छा रखता है। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि बायर और सेलर में से कोई एक बहुत तेजी से अपनी जो फाइट है उसको स्ट्रांग कर देता है, राइट, और सामने वाले को डोमिनेट करके आगे निकलने की कोशिश करता है। तो जब बायर ऐसा करता है तो हम कहता है मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, और उस टाइम ग्रीन कलर की कैंडल हमें देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा हो आपको देखने को मिलेगा कि सेलर बायर के ऊपर हावी हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब अब फाइट कौन जीत रहा है, सेलर जीत रहा है। तो ये कब सेलर जीत रहा है कब बायर जीत रहा है, ये सारा अगर विजुअल रिकॉर्ड आपको देखना है स्क्रीन के ऊपर और बिना एक्चुअल नंबर को जाने हुए सिर्फ छोटे से एक पैटर्न से अगर आप समझना चाहते हैं कि बायर और सेलर के बीच में अभी राइट नाउ क्या चल रहा है और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन फाइट में जीत रहा है और कौन फाइट में हार रहा है, इन सारी कहानी को जो हमारे सामने रखता है विजुअल फॉर्म में, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक हमें क्या बताता है? तो आंसर है जब भी एक कैंडल स्टिक बनता है, राइट, तो हमें वो चार बातें बताता है। क्या क्या? सबसे पहले तो वो बताता है कि वेयर प्राइस स्टार्टेड, प्राइस शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, मतलब ये कि मार्केट में आप कहीं पर भी कोई एक बिड मान लो, सपोज करिए कहीं पर भी कुछ ट्रेड होने वाला है, राइट। अब वहाँ पर जब ट्रेड होगा तो कुछ बायर आएंगे जो कहेंगे कि मैं इसको इस प्राइस पर खरीदूंगा, राइट, जैसे बोली लगा रहे हैं हम, राइट। तो बायर जब आएगा तो वो कहेगा मैं इस प्राइस पर खरीदूंगा, फिर सेलर कहेगा नहीं मैं इस पर नहीं इस प्राइस पर बेचूंगा। तो कोई ना कोई तो एक ऐसा प्राइस होगा जब सबसे पहला प्राइस रखा गया होगा बायर के, वैसे बायर की तरफ से जो सबसे पहली बिड रखी गई होगी, या सबसे पहला कोई ना कोई आस्किंग प्राइस तो होगा, उसका जो एक एवरेज प्राइस है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस प्राइस को हम लोग कहेंगे कि वेयर द प्राइस स्टार्टेड, जो स्टार्टेड प्राइस,
जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो लोग हैं, एक है बायर और एक है सेलर, ठीक है। बायर ने कहा मैं किसी चीज़ को खरीदूंगा 99 रुपीज़ में, लेकिन सेलर ने कहा कि नहीं मैं तो 101 में दूंगा। तो इन दोनों का जो एवरेज प्राइस है वो है 100, वो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। तो प्राइस स्टार्ट हुआ यहाँ से, राइट। ओके, तो मैंने माना कि यहाँ ये जो पार्ट है ये 100 को दिखा रहा है, राइट। दिस इज द स्टार्टिंग प्राइस। ओके, इसके बाद सेकंड चीज जो ये दिखाएगा हाउ हाई इट वेंट, ये कहाँ तक गया। तो आंसर है कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो 100 रुपीज़ से हुई थी। इसके बाद जब ये प्राइस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और ये कहाँ तक गया, कितना हाई तक ये प्राइस गया, सेम ही चीज़ है। सपोज करो बायर और सेलर के बीच में एक फ़ोन का लेन देन की बात चल रही है, राइट। वो कह रहा है कि मैं 99 में खरीदूंगा, सेलर कह रहा है कि मैं 101 में, राइट। लेकिन अगर सपोज करो बहुत सारे बायर यहाँ पर आ गए, राइट, बायर यहाँ पर बहुत सारे आ गए, सेलर अभी यहाँ पर एक ही है, तब उस केस में होगा क्या। तो आंसर है कि जैसे ही सेलर देखेगा कि यहाँ बहुत सारे बायर आ गए हैं और ये 99 में खरीदने को तैयार है, लेकिन ये जो दूसरा वाला बायर है ये कह रहा है मैं तो 101 भी दे दूंगा, तीसरा वाला कह रहा है कि मैं तो 102 भी दे दूंगा, एक कहता है कि मैं तो 105 भी दे दूंगा। तो जो आस्किंग प्राइस 101 था और जब बायर एग्री हो रहा है 105 पर, तो ये आस्किंग प्राइस 101 स्क्रीन पर फिर नहीं दिखेगा। इमीडिएटली सेलर कहेगा कि जब इतने सारे लोग हैं एक ही चीज़ के लिए बोली लगा रहे हैं, एक ही चीज़ का प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, कोई कह रहा है मैं कितने में लूँगा कितने में लूँगा, तो जब एक बायर इसको ऐसा दिखाई दिया कि जिसने बोला कि मैं तो 110 रुपीज़ तक इसको देने को तैयार हूँ, ये फ़ोन तो मुझे चाहिए, राइट। तो क्या होगा, तो आंसर जो सेलर है वो उसका प्राइस 111 तक लेकर गया। लास्ट जो बायर था उसने कहा मैं 110 में ही खरीदूंगा, इसके बाद किसी ने 110 से ज़्यादा का बिड लगाया ही नहीं, राइट। तो फाइनली ये बिड अभी क्लोज होगी कहाँ पर, 110 और 111 के बीच में जो फाइट हुई लास्ट में यहाँ पर एंड हो जाएगी, राइट। तो जो प्राइस हाई गया वो 111 तक गया ये, ओके। लेकिन क्या वहाँ पर जो डील थी वो क्लोज हुई, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि बायर ने जो कि 110 देने के लिए तैयार था और जब इसने कहा कि ठीक है मैं 111 में दे दूंगा, तो इसने कहा कि नहीं अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लगता है कि इसका प्राइस शायद मैं ही खुद ज़्यादा लगा रहा हूँ 110, मुझे लगता है इसका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, राइट। तो फिर वो 109 पर आया, 108 पर आया, 7 पर आया, 5 पर आया। 5 पर आते आते यहाँ पर आकर 5 पर आते आते क्या हुआ, बिड हो गई क्लोज, ठीक है। वो जो ट्रेड था वो हो गया फोन। 105 पर बायर लास्ट और जो सेलर वो दोनों तैयार हो गए। तो प्राइस तो हाई गया कहाँ तक, 111 तक। जैसे जैसे ये अपने प्राइस बढ़ाते जा रहे थे बायर, सेलर और ऊपर की तरफ जाता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब बायर ने कहा कि अब इससे ज़्यादा कोई और नया बायर और ज़्यादा प्राइस बढ़ाने को तैयार नहीं हुआ, तो वो लग गया हाई, जो सेलर ने सबसे हाई प्राइस लगाया, राइट। फिर इसके बाद अब अगर मान लो वहाँ पर डील क्लोज नहीं हुई है तो क्या होगा, तो आंसर है बायर अपने प्राइस को नीचे लेकर आएगा, राइट। वो उसको समझ में आ जाएगा कि कोई और प्राइस नहीं लगा रहा है, अब सेलर को तो बेचना ही है, तो बाकी के बायर सब क्या करेंगे, प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाना स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे 105 तक मार्केट पहुंचा और वहां पर जाकर फिर किसी ने और ने कम नहीं किया और सेलर ने 105 पर एग्री हो गया, ट्रेड एंड हो गई। तो अब वो हमें एक प्राइस और मिल गया, क्या मिला, तो आंसर है कि हाउ लो इट वेंट, ये भी हमें देखने को मिलेगा और कहां पर ये एंड हुआ, तो एंड हुआ 105 पर, राइट। जब इनिशियल जब प्राइस रखा गया था 100 रुपीज, राइट, तो स्टार्टिंग में कुछ बायर ऐसे भी आए थे जो ये कह रहे थे कि नहीं इसका प्राइस आप बेशक से बोल रहे हो कि 101 में दोगे, बट कुछ बायर वहाँ पर ऐसे थे जो कह रहे थे कि मैं तो 99 98 में लूँगा, कोई कह रहा था मैं 97 में लूँगा, कोई कह रहा था मैं 96 में लूँगा, राइट। सेलर वहाँ पर सेल करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। तब ये जो प्राइस था, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाते जा रहे थे सब बायर, तो ये प्राइस भी धीरे धीरे घटाता जा रहा था, क्योंकि इसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्राइस, इस फ़ोन का प्राइस कुछ 50 रुपीज़ के आसपास ही रह जाए। तो अभी तो मुझे 96 मिल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि मुझे 50 ही मिल रहे हैं, तो इसलिए ये भी अपने प्राइस को धीरे धीरे कम लेकर आ रहा था। लेकिन फिर एक टाइम बाद इसको ये एहसास हुआ कि नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं अगर सेल करूँगा, इससे कम में सेल करूँगा, तो ये फ़ोन की जो मुझे कॉस्ट मिली है वो भी निकल कर आएगी, राइट। तो मैं इससे मिनिमम पर तो नहीं बेचूंगा। तब इसने, सेलर ने डिसाइड किया कि अब मैं प्राइस को एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर नहीं लेकर जाऊंगा।
तो फिर इसके बाद 96 से जब इसने 97 रखा, ये 96 मांग रहा था, ये 97 कह रहा था, इनके बीच में एक फाइट चल रही थी। फिर इसके बाद ये तैयार नहीं हुआ, इसने प्राइस को और बढ़ा दिया, उसने कहा मैं 97 में भी नहीं दूंगा, अब तो मैं 98 में दूंगा। तब फिर ये 97 पर आया, फिर 98 पर आया। तो यानी कि ये प्राइस ऐसे बढ़ते बढ़ते 110, 111 तक गया, राइट। और नीचे की तरफ जब ये गया था तो कहाँ तक गया था? 96 तक। हर वक्त अगर आप किसी भी प्राइस पर देखो तो एक सेलर और जो बायर हैं, या मैं कहूँ एक सेलर, बहुत सारे सेलर और एक बायर के बीच में बहुत सारी क्या चल रही है? फाइट चल रही है। किस चीज़ को लेकर? तो आंसर है एक ऑप्शन को लेकर। एक ऑप्शन, एक ट्रेड, या वो किसी भी चीज़ की ट्रेड हो सकती है, उसके बीच में क्या चल रही है? फाइट चल रही है। जब भी फाइट होगी तो चार ही बातें निकल कर आएंगी सामने। एक तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, लो कहाँ तक गया था उसका ट्रेड, फिर इसके बाद हाई कहाँ तक गया था, और फिर वो एंड कहाँ तक हुआ। एक कैंडलस्टिक ये चार ही बातें बताती है। तो इस तरह से हम किसी भी कैंडलस्टिक में क्या कर सकते हैं? साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। ओके, नाउ अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक कैंडलस्टिक की थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजी पहले देख लेते हैं और फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी अंडरलाइन का, एजुकेशनल पर्पज से, जैसे निफ्टी का या किसी अदर इंडेक्स का, ठीक है। तो पहले कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो कैंडलस्टिक आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, हमने अभी क्या देखा इस एग्जाम्पल में? हमने देखा एक था ओपन प्राइस जो कि 100 रुपीज़ था, राइट। फिर इसके बाद जो बायर थे वो प्राइस को नीचे लेकर आए, सेलर भी थोड़ा थोड़ा एग्री हुआ उनके साथ, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर सेलर रुक गया, वो कह रहा नहीं इससे ज़्यादा नीचे नहीं ले जाने दूंगा। फिर उसने प्राइस को ऊपर बढ़ाना स्टार्ट किया, बायर भी एग्री हुए, वो और ऊपर गया और ऊपर गया, तो एक प्राइस तक वो लो गए। फिर इसके बाद एक हाई प्राइस तक गए जहाँ तक बायर उसके पीछे पीछे जा रहे थे और एग्री हो रहे थे। ध्यान रखना, जब भी ये प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा आ रही है, यानी कि बायर ज़्यादा आ रहे हैं एक ही चीज़ के लिए, राइट। इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तभी सेलर प्राइस बढ़ा सकता है। मान लो मार्केट में आप एक आईफोन लेने जा रहे हो और उसके पास शॉर्टेज है आईफोन की, और उसके पास एक ही पीस पड़ा हुआ है और लेने वाले 10 लोग खड़े हुए हैं, तो वो प्राइस बढ़ा सकता है। लेकिन उसके पास अगर 10 आईफोन है और लेने वाला एक ही है, कोई और उसको खरीदने आ ही नहीं रहा है, तब उसको प्राइस घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। यही बिल्कुल सेम चीज हर वक्त मार्केट में चलती रहती है। वहां पर सेलर कहता है कि मैं प्राइस को ऊपर रखूंगा, वो कब कह सकता है? इस बात को ध्यान रखना, अपने माइंड में हमेशा रखना, वो तभी कह सकता है जब वहां पर बहुत सारे बायर आ रहे हों। और ये आपको कैसे कंफर्म होगा? तो आंसर है, ये कॉन्सेप्ट कंफर्म होगा ऑर्डर फ्लो को देखकर। जब ऑर्डर फ्लो में हमें दिख रहा होगा, ये कंफर्म होगा कि बायर आ रहा है, बहुत सारा भर भर के बायर आ रहा है, तो ये प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड आ रही है। तो सेलर अपने प्राइस को ऊपर बढ़ाता चला जाएगा, ये और ऊपर जाएंगे, वो और ऊपर बढ़ाएगा। या इसका उलट भी होता है कई बार, जब बायर अभी अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, डिमांड नहीं है, तो अब ये क्या है, इसके पास तो सप्लाई पड़ी हुई है, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तो मार्केट मेकर है, तो ये तो करेगा। तो जब वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो ये कहेगा कि ठीक है मैं थोड़ा सस्ता दे रहा हूँ आपको, मैं और थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। तो ये कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं अभी भी हम इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा और नीचे आओ और नीचे आओ, तब मार्केट क्रैश करता है, राइट। तो जब भी कोई एक ऐसी न्यूज आती है, एक इवेंट आता है, तो मार्केट किस तरह से क्रैश करता है? तो आंसर है तभी क्रैश कर सकता है मार्केट जब मार्केट में बायर जो है वो इंटरेस्टेड ना रहे उस प्रोडक्ट में, उस स्टॉक में, उस अंडरलाइंग में, उस ऑप्शन में, जब वो इंटरेस्टेड ना हो, तभी ये हो सकता है कि मार्केट में प्राइस ड्रॉप हो। क्लियर है? तो यानी कि ये सिंपल डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है। तो ओपन क्लियर है सबको, एक जगह ओपन होता है, थोड़ा सा लो जाएगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो एक हाई बनाएगा, और लास्ट में जहां पर भी वो क्लोज होगी वो डील, वो आपका क्लोजिंग पॉइंट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए निफ्टी किसी दिन 15 मिनट की आपने एक कैंडल देखी निफ्टी में, तो आपने देखा कि वो 25,000 पर स्टार्ट हुई, तब निफ्टी के वहां पर था 25,000 पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? अब उसने लो बनाया 24,980 का, ये मैंने यहां पर लिखा 24,980 पर जब ये गया होगा, कितना पॉइंट नीचे ड्रॉप हुआ? तो आंसर है सर 20 पॉइंट ड्रॉप हुआ, राइट। तो ये 20 पॉइंट जब ड्रॉप हुआ होगा तो आप अपने माइंड में एक इमेज बनाओ कि क्या हो रहा होगा इस जगह पर।
तो आंसर है कि सर प्राइस अगर 25,000 से, इसको फ़ोन की तरह मान के चलो कि ये 25,000 रुपीज़ का एक फ़ोन है, राइट। तो ये अगर इसका प्राइस 20 रुपीज़ भी ड्रॉप हुआ है, इस बात का मतलब ये है कि जो बायर थे वो कम थे और उस टाइम मार्केट में क्या ज़्यादा होंगे, सेलर ज़्यादा रहे होंगे। इसलिए अब क्योंकि बायर कम है, सेलर सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस नीचे तभी गया होगा, अदरवाइज प्राइस जा ही नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल, इस बात को ध्यान रखिए, राइट। तो यहाँ पर यही हुआ, स्टार्टिंग में 20 पॉइंट मार्केट नीचे गया क्योंकि बायर कम सेलर ज़्यादा, या इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें या करेक्ट लैंग्वेज में कहें तो डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, इसलिए नीचे गया। फिर क्या हुआ होगा, तो आंसर है इसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ बनाया है इसने एक हाई, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं, अगर ये इससे और नीचे गया होता तो एक रेड कैंडल बन रही होती, राइट। इसका जो ओपन है वो ऊपर है, और अगर इसका हाई नीचे की तरफ होता तब मैं, या मैं कहूँ लो इसका सबसे नीचे की तरफ बनता, तो एक रेड कैंडल दिख रही होती। अभी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखो तो ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल के केस में क्या होगा, तो आंसर है जहां भी ओपन लिखा होगा, जहां भी वो ओपन होगा उसका हाई उससे ऊपर बना होगा कहीं पर भी, या मैं कहूँ उसका जो क्लोजिंग हुई होगी वो उससे ऊपर हुई होगी, राइट। तो अब यहाँ पर जब सपोज करो ये फोन है 25,000 का और ये फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ाना स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ होगा बताओ, क्या साइकोलॉजी रही होगी इसके पीछे। तो आंसर है कि यहाँ पर फिर एकदम से बायर आए होंगे, बहुत सारे बायर आए होंगे, सब ने कहा होगा कि नहीं, ये निफ्टी का जो प्राइस है ये 25,000 से ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन क्या किए जा रहे होंगे, बाइंग किए जा रहे होंगे। अगर किसी स्टॉक की बात कर रहे हो तो बहुत सारे बायर उस स्टॉक को लेने आए होंगे, तभी इस तरह की कैंडल बन सकती है जो कि एक ग्रीन कैंडल हो, ठीक है। फिर हुआ क्या, तो आंसर है ये ऊपर की तरफ लेकर गए प्राइस को और निफ्टी का एक हाई बनाया, कितना, तो हमने कहा ये 25,060 तक लेकर गए, ठीक है। अब आपको ये कहानी तो समझ में आ रही होगी कि हाई 25,060 तक गया ओपन के बाद, राइट। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 80 पॉइंट ऊपर गया है, एक बार फिर से समझिए, 20 पॉइंट नीचे गया, यहीं से फिर वो ऊपर 60 पॉइंट तक गया है, यहां से 80 बन गए, यहां से 60 गया है ओपन से, लेकिन लो से कितना गया, 80 ऊपर गया है। तो 80 ऊपर जाने के लिए क्या हुआ होगा, तो आंसर है बहुत सारे बायर आए होंगे, सेलर अपने प्राइस को ऊपर करता जा रहा होगा, बायर कह रहे होंगे हम इससे ज़्यादा में भी खरीदने को तैयार हैं। किसको ज़्यादा खरीदने को तैयार हैं, अगर आप ऑप्शंस की बात कर रहे हो तो वो कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है उसको और भी ज़्यादा देने को तैयार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप निफ्टी में कोई कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कॉल ऑप्शन का प्राइस है, एग्जाम्पल के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने माना कि ये 100 रुपीज़ था, राइट। अब 100 रुपीज़ पर एक बायर एग्री हो गया लेने के लिए, अब सेलर ने प्राइस 101 किया तो दूसरा बायर कह रहा है मैं तो 101 पे भी ले लूँगा, फिर उसने वहां पर भी परचेज कर लिया। अब नेक्स्ट प्राइस क्या होगा सेलर के लिए, 102, क्योंकि वो तो ये देख रहा है कि बायर कितना पैसा दे सकता है मुझे, तो वो तो सारे प्राइस पर पैसा लेगा, राइट। इस तरह से प्राइस ऊपर बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब बायर ने कहा कि नहीं, अब इससे ज्यादा ना मैं नहीं दूंगा, तब उस केस में प्राइस फिर से नीचे आना स्टार्ट हुआ और एंड कहीं पर जाकर हो गया, मैंने माना जैसे हमारे एग्जाम्पल में 25,040 पर, ये करेक्ट। तो क्या ये जो कैंडल है इसको आप आगे से कैंडल की तरह देखोगे, तो आंसर नो, कैंडल की तरह मत देखो। जब भी ये कैंडल बन रही है तो अभी तो ये अगर आप लाइव में देखोगे तो आप देखोगे ये ऊपर नीचे हो रही है, ये बॉडी धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रही है। तो जिस तरह की ये बॉडी बनेगी उसके बेसिस पर आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में राइट नाउ अभी क्या हो रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। तो प्राइस स्टार्ट हुआ यहाँ पर, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, बुल पुश्ड अप टू 25,060, बुल्स का मतलब बायर ने क्या किया, ऊपर की तरफ लेकर गए, फिर बियर ने उसको पुल किया, कहाँ तक लेकर गए, 24,980 तक, राइट। फिर इसके बाद फाइनली बुल्स वॉन एंड क्लोज एट 25,040। अब यहाँ पर एक चीज और भी समझने वाली है, प्राइस स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, 25,000 पर, करेक्ट, लेकिन एंड कहां पर हुआ, 25,040 पर, यानी कि इसका प्राइस बढ़कर आया। क्लियर। तो यहां पर कौन जीता, तो आंसर है बुल्स जीते, बियर्स जो है वो हार गए। यहां पर बुल्स जब जीतने का मतलब ये हो गया कि जहां ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग के बाद अगर प्राइस क्लोजिंग वाला उससे ज्यादा है तो हम कहेंगे बुल्स जीता,
अगर ये प्राइस जो क्लोजिंग वाला है वो ओपनिंग प्राइस से कम होता तो हम कहते कि बियर जीता है। क्लियर है बात? ठीक, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कैंडल बनी है ये स्लाइटली बुलिश कैंडल है। अच्छा, अब जो थोड़ा डेली लाइफ एग्जांपल भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हाई क्लोज ओपन लो का क्या मीनिंग है। ठीक है, जब आप मॉर्निंग में सोकर उठे, ठीक है, तो आपके मूड का आप डेली एग्जांपल लो। आपका जो मूड है वो किस तरह से 0 से 10 तक मूव करता है। समझना, 0 से 10 का मतलब हो गया कि टाइमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लो सुबह 6 AM मॉर्निंग में जब आप उठे तब आपका मूड कैसा था? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, राइट। सुबह सबसे मॉर्निंग में जब सबसे पहले आप उठे तब आपका मूड बिल्कुल नॉर्मल था। दिस इज द ओपनिंग, ये आपकी ओपनिंग वाला, ओपन वाला हो गया आपका मूड। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड टाइम जब टाइम पर पहुंचे, हम सपोज करिए 9 AM, तब क्या हुआ? आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली, किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, तो आपका जो मूड है वो क्या बन गया? बेस्ट मूड ऑफ द डे, क्योंकि आपके पास एक अच्छी न्यूज़ आई। ये बेसिकली क्या लगाया हमने? बेस्ट मूड जो था वो हमारा हाई होगा। सबसे अच्छा मूड को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमने डे, आज के दिन का हाई लगाया, राइट। फिर इसके बाद सपोज करिए आप 3 PM के आसपास, सपोज करो आपने किसी वर्कलोड की वजह से या कोई एक बैड न्यूज की वजह से आपको कुछ स्ट्रेस है, तो उस टाइम आपने 3 PM पर उस दिन का, उस पर्टिकुलर दिन का सबसे खराब मूड था आपका 3 PM के आसपास, तो इसका मतलब वो है आपका सबसे लोएस्ट मूड, राइट। अब इसके बाद जब क्लोजिंग की बात आई तो आपने सपोज करो 7 PM के आसपास आपका जो दिन था वो ओवरऑल आपको ठीक लग रहा है। फिर इसके बाद आप अच्छी सी नींद पर चले गए, ओके, सब कुछ नॉर्मल हो गया, यानी कि वो फाइनली क्लोजिंग हो गई। तो जिस तरह से आपका मूड है वो दिन में अलग अलग तरह से स्विंग होता है। ओपन होता है किसी तरह से, दिन में कोई एक ऐसी चीज़ हुई जिससे आप खुश हो गए तो वो हाई मूड हो गया, है ना, उसको हम कहेंगे हाई तक गया। और अगर कोई बैड न्यूज आई तो वो लो हो गया मूड, राइट। और फिर फाइनली जब आप सोने जा रहे हो तब वो कैसा हो गया? फिर से बैक टू नॉर्मल हो गया। हम कहेंगे अब ये आपका क्लोजिंग वाला क्लोजिंग पॉइंट आ गया, राइट। तो जिस तरह से मूड में अप हाई, जिस तरह से टेम्परेचर में डेली आप देखते हो, टेम्परेचर में भी ये होता है कि एक दिन का हाई बनाता है, एक दिन का लो बनाता है, राइट। फिर इसके बाद ओपनिंग कहीं पर हुई होती है और रात में फिर वो एंड भी कहीं पर जाकर होता है। तो जिस तरह से टेम्परेचर में ये चारों बातें देखने को मिलती हैं, ये चारों चीज़ें क्या दिखाती हैं? एक दिखाता है टेम्परेचर को, एक दिखा रहा है ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया मूड को, और सिमिलरली मार्केट में ये सारी चीज़ें, ये जो कैंडल हैं, ये भी उन्हीं चारों चीज़ों को दिखाती हैं। और इन चारों चीज़ों के पीछे की क्या रही होगी? एक साइकोलॉजी रही होगी। वो साइकोलॉजी अगर आप हर कैंडल में देखना सीख गए तब आपको मार्केट में स्क्रीन पर वो दिखाई देगा जो आपको पहले कभी नहीं दिखाई दिया। तो इसलिए आपको कैंडल को नहीं देखना है, कैंडल के पीछे क्या चल रहा है उसको देखना है। कैंडल तो आपको बहुत सारी दिखेंगी, लेकिन हर कैंडल के पीछे एक्चुअल में क्या चल रहा होगा बायर और सेलर के बीच में, वही बस केवल हमें समझना है। अगर वो समझ में आ गया तो आपको पूरा प्राइस एक्शन समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले तो हमें ये समझना है कि ग्रीन और रेड कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि एक होती है हमारे पास क्या? बॉडी, ठीक है। बॉडी का क्या मतलब है? बॉडी का मतलब ये है कि ये भी जितना भी आपको सॉलिड पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या है? बॉडी है इसकी, राइट। ये देखिए आप यहाँ पर आपको एक सॉलिड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बॉडी है, ठीक है। फिर अब ये जो बॉडी है ये ग्रीन होगी या रेड होगी, ये किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है? तो आंसर है कि अगर क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर है ओपन प्राइस से तो ग्रीन बॉडी बनेगी और वो बुलिश सिग्नल होगा, राइट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए 25,000 पर कोई एक अंडरलाइंग था और दिन में कुछ भी हुआ, कभी लो गया कभी हाई गया, बट एट द एंड उसका प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा था जब वो क्लोज हो रहा था, राइट। तब उस केस में जो कैंडल का कलर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन कलर होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बायर था उसने डिमांड लेकर आया, यस। तो हम कहेंगे बुल्स हावी हुआ, बेयर हावी नहीं हुआ। कौन हावी हुआ? बुल्स हावी हुआ। तो जितनी ज़्यादा ग्रीन कैंडल बन रही हैं वो दिखाती हैं कि बायर मार्केट में आ रहा है, सेलर से ज़्यादा आ रहा है।
तो ग्रीन कैंडल का तभी बनेगा, क्लोजिंग प्राइस तभी हाई हो सकता है जब बायर ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो। रेड कैंडल कब बनेगी? तो आंसर है, मान लीजिए यहाँ पर जो प्राइस था किसी अंडरलाइन का, वो ओपन वाला जो प्राइस था वो 25,000 था, राइट। पूरे दिन कुछ भी हुआ उसमें, या मैं कह रहा हूँ आप हो सकता है 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर देख रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कैंडल में थोड़ी देर तक चाहे कुछ भी हुआ हो, 5 मिनट में कुछ भी हुआ हो, चाहे 15 मिनट में कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो एंड कहाँ पर हुई, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर अगर ये 25,000 पर ओपन हुआ था और अगर मान लो ये एंड हुआ 24,980 पर, राइट, इसका ओपन वाले प्राइस से इसका जो क्लोज वाला प्राइस है वो कैसा है? तो आंसर है कम है। अगर कम है, ये किस चीज़ को दिखाता है? ये दिखाता है कि सेलर हावी हुआ है, ये दिखाता है कि बेयर हावी हो गया है। सेलर का मतलब बेयर, ठीक है, बायर का मतलब बुल्स, इस तरह से आप चलोगे, ठीक है। अगर मान लो बेयर हावी हो रहा है तो इसका मतलब प्राइस क्या होगा? नीचे की तरफ गिरेगा। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी आता है, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं जब कहता हूँ सप्लाई और डिमांड, तब इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। जब मैं कहता हूँ कि सेलर और बायर, तो इसे अलग चश्मे से देखा जाता है। और जब मैं कहता हूँ कि बुल्स हावी हुआ, बेयर हावी हुआ, तो उसे अलग चश्मे से देखा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। क्या मतलब है इस बात का? थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर ये प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल बनने का क्या मतलब हुआ? रेड कैंडल कैसे बनी होगी बताइए? तो आंसर है कि रेड कैंडल तब बनेगी जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, करेक्ट। तो अब नीचे की तरफ प्राइस को कौन लेकर आता है? सेलर लेकर आता है या बायर लेकर आता है? तो आंसर है कि नीचे की तरफ प्राइस तभी आएगा जब बायर एग्री नहीं होगा, वो कहेगा मैं बिड कम लगा रहा हूँ, और कम लगा रहा हूँ, और कम लगा रहा हूँ। तो कहने के लिए, तो अगर आप बायर और सेलर की टर्म में समझने की कोशिश करेंगे तो बायर ही प्राइस को नीचे लेकर आ रहा है, वो एग्री नहीं हो रहा है जिस प्राइस पर सेलर सेल करना चाहता है, राइट, तो वो उसको नीचे की तरफ खींच के ला रहा है। तो बायर और सेलर के टर्म में अगर आप इस कैंडल को देख रहे हो तो बताइए कौन हावी हुआ? सेलर हावी हुआ या बायर हावी हुआ? तो आंसर है इस केस में तो बायर हावी हुआ, करेक्ट। अगर आप बायर और सेलर के चश्मे से देख रहे हो तो, क्योंकि बायर ने कहा मैं नहीं एग्री करता आपके प्राइस से, और नीचे लेकर आओ, वो और नीचे लेकर आया, और नीचे लेकर आओ, और नीचे लेकर आया, तो यहाँ पर कौन, किसकी बात ज़्यादा मानी जा रही है? तो आंसर है बायर की, क्योंकि वो सस्ते में खरीदेगा, महंगे में बेचेगा, यही उसका टारगेट है, राइट। कोई मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बाय करता ही क्यों है? ट्रेडिंग करने क्यों आया है? सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, राइट, यही तो उसका पर्पज है। तो उसको नीचे खींच के कौन ला रहा है? बायर लेकर आ रहा है। तो बायर सेलर के चश्मे से जब आप इसको देखोगे तो बायर हावी हुआ, राइट। लेकिन सुनने में अजीब लगेगा कि ये बायर कैसे हावी हो जाएगा, इसमें बायर हावी होता तो ग्रीन कैंडल बनती है। अब इसमें उल्टी चीज बनती है। अब अगर आप इसको डिमांड और सप्लाई के टर्म में देखोगे तब इसको समझने की कोशिश करना। इसी कैंडल के बारे में सोचो, अब बायर और सेलर के टर्म में नहीं, डिमांड और सप्लाई के टर्म में समझो। बताओ यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा रही होगी कि डिमांड ज़्यादा रही होगी? तो आंसर है सर, अगर डिमांड ज़्यादा होती तो सेलर प्राइस को ऊपर ले जाता, राइट। तो यानी कि डिमांड यहाँ पर नहीं है। तो सप्लाई और डिमांड के टर्म में देखोगे तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? सप्लाई ज़्यादा है। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो हमने सप्लाई का नाम रख दिया है बेयर, ठीक है। तो वो बेयर मार्केट में हावी हो रहा है, तब हम इसको कहते हैं कि बेयर हावी हो गया, बेयरिश कैंडल बन गई। क्या बोलते हैं इसको? बेयरिश कैंडल बन गई। तो बायर सेलर के टर्म में इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में समझा जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप एक ही कॉन्टेक्स्ट समझो हमेशा, और एक ही मार्केट में एक ही साइकोलॉजी को बनाकर रखो। कौन सी वाली? आप उसको बनाकर रखो जो मार्केट में हमेशा से चली आ रही है और डेली लैंग्वेज में डेली रोज लोग यूज करते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज है? वो लैंग्वेज है सप्लाई और डिमांड की। यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा थी, यानी कि जो बेयर है वो हावी हुआ, यानी कि बेयरिश कैंडल बनी, राइट। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा थी तो यानी कि बुल हावी हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ गया। ये इस बात का मीनिंग है। ये समझ आया आपको? तो इस तरह से अगर प्राइस जो है वो ओपन से अगर क्लोजिंग कम हो तो एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली जो बॉडी वाला जो पार्ट है वो क्या है? हु कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। बॉडी ही आपको दिखाती है कि किसने
कंट्रोल करके रखा था। ठीक है, डिमांड ज़्यादा थी या सप्लाई ज़्यादा थी। तो ग्रीन वाला जब भी अब आपको दिखेगा तो आप क्या समझोगे? तो आंसर है हम लोग ये सोचेंगे कि डिमांड ज़्यादा थी। ठीक है, जब भी रेड कैंडल दिखेगी तो क्या सोचोगे आप? कि वहाँ पर सप्लाई करने वाले बहुत थे, डिमांड उतनी नहीं थी। ये क्लियर है? तो सबसे पहली साइकोलॉजी तो आप मार्केट के अंदर ये वाली याद कर लो। बॉडी क्या दिखाती है कि मार्केट में ज़्यादातर टाइम कंट्रोल में कौन था? वहाँ पर कंट्रोल में डिमांड, यहाँ पर कंट्रोल में सप्लाई। ठीक है, वहाँ पर कंट्रोल में बुल्स थे, यहाँ पर कंट्रोल में कौन थे? बेयर्स थे। ठीक है, अब इसके साथ विक की बात करते हैं। देखिए, विक बेसिकली क्या दिखाता है? रिजेक्शन, या बेसिकली जो फाइट चल रही होती है जिसमें कोई एग्री नहीं हो रहा होता है, राइट? ये उसको दिखाता है। क्या मतलब है इस बात का? इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझो। इसीलिए मैं कैंडल को कम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके पीछे क्या चल रहा है ये ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 100 रुपीज पर कोई एक स्टॉक है XYZ जिसकी ओपनिंग हुई। ठीक है, अब वो जो स्टॉक है उसको खरीदने वाला खरीदार जो थे उसके कम थे। ठीक है, तो क्या होगा? तो आंसर प्राइस नीचे की तरफ गया। ठीक है, मैंने माना कि चलो 90 तक गया। ओके, फिर जब वो 90 तक आ गया तो उसके खरीदार आ गए, किसी ने 90 पर उसको बाय कर लिया, फिर किसी ने 91 पर भी रेडी हो गया कि इसको 90 में मिल गया, चलो मैं 91 दे दूंगा, 92, 93। तो फिर से प्राइस कहाँ पर पहुंच चुका? जहां पर वो ओपन हुआ था, राइट? लेकिन ये जो ओपन और ये जो लो बनाया है, इसके बीच में यहाँ पर क्या चल रही होगी? बहुत जबरदस्त तरीके की फाइट चल रही होगी। इस बात को समझना, जब ये 90 पर लो बनाया था तो 90 के बाद 91 प्राइस हुआ होगा पहले। ऐसा नहीं कि सीधा 90 से 100, 91 का भी आस्किंग और बिड होगा, आपको 92 का भी आस्किंग और बिड दिखेगा, 93 का भी दिखेगा, 4 का भी, 5 का भी, इस तरह से चलता जाएगा। फिर ये वापस से प्राइस 100 पर आया। लेकिन जब वो बिड और आस्क चल रहा होगा वहाँ पर, राइट, और वो मार्केट में कभी ये फिर से नीचे जा रहा होगा, कभी ऊपर जा रहा होगा, तो ये कैंडल इतनी क्लियर मार्केट में नहीं बनती। ये बात आप भी जानते हो। यहाँ पर ये पहले रेड कैंडल रही होगी किसी टाइम पर, क्या रही होगी? रेड, नीचे तक गई होगी। ठीक है, लेकिन वो जब रेड गई होगी तो वो सीधा रेड नहीं हो गई होगी, वो कभी ऊपर हो रही होगी, कभी नीचे हो रही होगी। तो ये क्लियरली क्या चल रहा है यहाँ पर? तो आंसर अभी फाइट चल रही है। अभी वो फाइट में कोई भी क्लियरली विनिंग नहीं है किसी की भी, राइट? फिर जब प्राइस 100 पर वापस आ गया तो अब वापस से वही सिचुएशन आ गई, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो ये जो एक पार्ट बन के तैयार हुआ, हम कहेंगे कि ये मिला क्या? रिजेक्शन। उस प्राइस को क्या मिल गया? रिजेक्शन। किस चीज को भी रिजेक्शन मिला? कि 100 से प्राइस 90 तक गया तो जो बेयर्स थे, राइट, वो क्या कर रहे थे? वो इसको नीचे दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। और कहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे? तो वो आंसर है, वो चाहते थे कि ये 40, 50 और ये 0 की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाए। लेकिन वहां पर उसके सामने आकर खड़े हो गए अच्छे से कौन? बुल्स। पहले तो वो हावी हो रहा था, लेकिन बुल्स सामने आकर खड़ा हुआ और 90 के प्राइस से उसे नीचे नहीं जाने दिया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। फिर 90 और 100 के बीच में, इनके बीच में फाइट चलती रही और ये फिर से वापस से बुल्स खींचकर उसको कहां पर लेकर आ गया? 100 पर, जो कि ओपनिंग प्राइस था। ठीक है, तो अब यहां पर किसी भी तरह का आपको ना ग्रीन कलर दिख रहा है ना रेड कलर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि फाइट करते हुए वहां गए तो थे, लेकिन फिर वापस से अपनी गली में आ गए, राइट? अब ये जो पार्ट बन के तैयार हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कि यहां पर एक रिजेक्शन देखने को मिला और इसको हम लोग कहते हैं क्या? विक। ओके, अब आगे जो बनेगा वो विक होगा क्या? तो आंसर है नो। आगे जो बनेगा वो विक नहीं होगा, वो क्या होगा? एक बॉडी होगी। क्या मतलब है इस बात का? अब जब ये 100 पर आ गया है तो 100 से अब ऊपर की तरफ अगर प्राइस जा रहा है तो इसका मतलब बहुत क्लियरली कौन हावी हो गया है? तो आंसर है बुल्स हावी हो रहा है। बुल्स जब मैं कहता हूं तो मतलब आप सोचना मैं डिमांड कह रहा हूं कि बहुत सारी तेजी से डिमांड आ रही है। तब उस केस में प्राइस को तेजी से बुल्स ऊपर लेकर जा रहा है। तो अब बेयर पूरी तरह से हार चुका है, क्योंकि अगर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब बेयर हार मान चुका है। तो अब दो लोगों में लड़ाई चल रही है, ये इसको खींच के पूरा ऊपर की तरफ लेकर गया। यहां तक इसने एक हाई लगाया और मैंने माना कि ये 150 तक का एक हाई लगा, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए। ठीक है, अब अगेन वहां पर क्या होगा? जब ये जा रहा था, ऐसे फाइट होती हुई जा रही थी, फिर से बेयर ने क्या किया? अब वो भी सामने आ गया। अब वो इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आया, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जा पाया, राइट?
तो अब यहाँ पर जो प्राइस तक लेकर गए वो फिर से वापस आ गया एक पर्टिकुलर प्राइस जिससे वो क्रॉस कर चुके थे। मतलब वो जब 100 से 150 जा रहे होंगे तो ये रास्ते में एक प्राइस मिला होगा ना, है ना, 130 के प्राइस के से क्रॉस करके गए होंगे, तो आंसर हाँ करके गए होंगे। फिर वो अगर वो वापस से उसी प्राइस पर आ जाते हैं जिस प्राइस पॉइंट से वो क्रॉस कर चुके थे, तब हम कहेंगे कि ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पर आपको ना कुछ ग्रीन दिखेगा ना कुछ रेड दिखेगा। वहां पर हम कहेंगे कि हमें क्या देखने को मिला, अगेन एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो एक रिजेक्शन नीचे से देखने को मिला जो कि रिजेक्ट कर दिया उस प्राइस को किसने, बुल्स ने। एक रिजेक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिला जहां पर प्राइस किसने रिजेक्ट कर दिया, बेयर्स ने, राइट, क्योंकि ये प्राइस को बेयर नीचे लेके जा रहे थे, बुल्स ने सामने आके खड़ा किया, उसने कहा अब नहीं ले जाने दूंगा, उसने रिजेक्शन दे दिया। ऊपर की तरफ ये बुल्स लेकर जा रहे थे, बेयर वहां पर स्ट्रांगली खड़ा हो गया हाई पर, उसने कहा अब इससे आगे नहीं ले जाने दूंगा, राइट, उसने वहां पर इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब ये फाइनली जब उसी प्राइस पॉइंट पर आ गया जिसको ये क्रॉस कर चुके थे, वहां पर आकर ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। सो फाइनली अब फाइट क्या हो चुकी है, बंद हो गई। ये कैंडल बन चुकी, चाहे ये 5 मिनट के चार्ट पर बन रही हो, 15 पे बन रही हो, 1 आवर पर बन रही हो, जहां भी बन रही हो, अब वो जो फाइट है वो इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए बंद हो चुकी है। तो जो ओपन और जो क्लोज वाला पार्ट है जहां पर बंद हुई, जहां से बेल बजी और फाइट स्टार्ट हुई और जहां पर फिर से बेल बजी और फाइट बंद हुई, उसके बीच का जो भी पार्ट है वो क्या कहलाता है, बॉडी। बाकी का जितना भी पार्ट है वो रिंग से बाहर किधर भी गए हों, वो बाकी का सारा पार्ट क्या कहलाएगा, विक कहलाएगा। और वो बेसिकली किसको दिखाता है, रिजेक्शन को दिखाता है। ठीक, तो विक सो वेयर प्राइस वेंट अप बट कुड नॉट स्टे। अपर विक मीन्स बायर पुश्ड अप बट सेलर रिजेक्टेड। किसने रिजेक्ट किया, सेलर ने। ऊपर ध्यान रखना, ऊपर वाला जो अपर वाला जो विक है वो किसको, वो क्या दिखाता है कि किसने रिजेक्ट किया, सेलर ने रिजेक्ट कर दिया। पुश करके लेकर कौन गया था, बुल्स लेकर गया था, बायर लेकर गया था। इसके बाद लोअर विक का क्या मतलब है, सेलर पुश डाउन बट बायर रिजेक्टेड। यहां पर आकर बायर ने रिजेक्टेड कर दिया, या मैं कहूं बुल्स ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विक। हम लोग थोड़ा सा एक इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कोई कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल में ओपन हुआ 25,000 पर, हाई बनाया 25,100 और क्लोज हो गया 25,010 पर। ठीक है, ये इसका ओपनिंग था 25,000, हाई इसने कितना लगाया 25,100 का, ठीक है, और क्लोज कहां पर आकर हो गया 25,010 पर। ओके, दिस हैज ह्यूज अपर विक। इसके पास कैसा अपर विक है, ह्यूज अपर विक है। तो इस ह्यूज अपर विक से आपको क्या पता चल रहा है, तो आप स्ट्रक्चर को पर मत जाओ, ये समझो कि उस स्ट्रक्चर के पीछे की साइकोलॉजी क्या रही होगी, एक्चुअल में हुआ क्या होगा वहां पर। अगर आप इसको माइंड में बिठाने की शुरुआत कर दोगे ना, कि हर कैंडल को देखकर, उसकी बॉडी को देखकर आप ये समझना स्टार्ट कर दो कि वहां पर फाइट कैसी चल रही होगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो क्या बनाया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट ब्रेकआउट अगर आने वाला है तो कहाँ आ सकता है, अगर मार्केट में सपोर्ट टूटेगा तो कहाँ टूटने वाला है। ये सारी साइकोलॉजी अगर आप समझोगे, उसके बाद ही आपके पास ये जो मैं अपॉर्चुनिटी बनेंगी कि आप इन चीज़ों को पहचान पाओ कि कब रियल ब्रेकआउट है, कब फेक ब्रेकआउट है। अगर जैसे यहाँ पर अपर बॉडी जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है, राइट, इसका क्या मीनिंग निकालोगे, मार्केट ट्राइड टू गो अप बट द सेलर डोमिनेट नियर टॉप। बहुत तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। देखो आप, कितना बड़ा कैंडल बना होगा जब एक टाइम पर ये ग्रीन कैंडल रहा होगा। यस, 25,100 तक की ये जो कैंडल है, ये पूरी एक टाइम पर कैसी रही होगी, ग्रीन रही होगी। इसको बायर लेकर गया ऊपर, राइट, खूब डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन ऊपर की तरफ क्या हुआ, सेलर ने क्या कर दिया, रिजेक्शन दे दिया। रिजेक्शन देने का मतलब क्या हो गया, रिजेक्शन देने का मतलब ये हो गया कि उसने कहा कि प्राइस अब इससे ऊपर, बायर ने ही बेसिकली, चाहे देखो इस बात को ध्यान रखना, चाहे बायर के टर्म में समझो चाहे सप्लाई डिमांड के टर्म में समझो, यहाँ पर जाने के बाद, इस पॉइंट पर जाने के बाद डिमांड खत्म हो गई। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद सेलर ज़्यादा हो गए। तो हमेशा जब फाइट चल रही होती है तो उसको ऐसे भी इमेजिन करना कि जो मार्केट मेकर है वो सेलर तो है ही, बट वो बायर की साइड में भी आता है।
राइट। तो जब मार्केट मेकर एंट्री करेगा बायर की साइड से तब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। रिटेलर और बिगनर जो ट्रेडर है वो मार्केट को ऊपर लेकर नहीं जा रहा। फाइट मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहीं पर भी बोला होगा कि फाइट जो है वो मार्केट मेकर के बीच में ही चल रही है। बेचने वाला भी मार्केट मेकर है और खरीदने वाला भी मार्केट मेकर है, राइट। सवाल ये है कि जो मार्केट मेकर्स हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम पर किस साइड में ज़्यादा बैठे हुए हैं। अगर वो बायर वाली साइड में आ जाता है मार्केट मेकर, जहाँ पर पहले से कुछ रिटेलर बैठा हुआ था, तब एक ग्रीन कैंडल बनेगी और मार्केट ऊपर को तरफ जाना स्टार्ट करेगा, राइट। लेकिन अगर यही मार्केट मेकर जो रिटेलर की साइड आकर बैठ गया था, इसको ट्रैप करना है उसको, तो वो फिर से क्या बन जाएगा, इमीडिएटली सेलर बन जाएगा और वो सेलर की साइड में फिर से आ गया। तब उस केस में बहुत तेजी से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर कैंडल में देखने को मिला है। 90 पॉइंट ऊपर गया था, अगर मैं यहाँ पर जहाँ क्लोजिंग हुई है उससे देखूँ, और यहाँ से वापस भी लेकर आया है। तो हुआ क्या होगा यहाँ पर, यही हुआ होगा, पहले जब बायर की साइड में होगा, फिर इसके बाद किसकी साइड चला गया, सेलर की साइड चला गया। अब यहीं पर जो बायर, जो रिटेल ट्रेडर है, वो बहुत सारे ट्रैप भी हुए होंगे। कैसे, यहाँ पर जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई दी होगी तो यहाँ पर सब ने बाइंग स्टार्ट की होगी, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट। बहुत सारा रिटेलर यहाँ पर एंटर कर चुका होगा। तब तो ये मार्केट मेकर भी उन्हीं की साइड था ना, तो ये खूब ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था। अब जब प्राइस बढ़ा दिया, राइट, अब प्राइस जब बढ़ गया तो अब वो क्या करेगा, तो आंसर है अब वो महंगा करके अब उसको सेल कर रहा है। कैसे, इसको थोड़ा समझना। जैसे मान लो, इतने बड़े नंबर से नहीं, छोटे छोटे नंबर समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, ठीक है। अब यहीं पर एंट्री हुई मार्केट मेकर की, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन की एंट्री हुई। रिटेलर ये काम नहीं करवा पाएगा कभी भी कि वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट के अंदर बना दे। तो जैसे ही इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर एंट्री हुई तो वो करेगा क्या, 100, 100, 1, 102, 105, 110, यहाँ से 120 तक प्राइस पर, हर प्राइस पर इसको क्या कर रहा है, वो बाय करेगा, राइट, ठीक है। अब जब वो बाय कर रहा होगा, उसके बीच में कौन एंट्री कर रहा होगा, बीच में कौन घुसेगा, तो आंसर रिटेल ट्रेडर, क्योंकि जब ऐसे उसको ग्रीन कैंडल दिखेगी तो वो भी इन प्राइस पर बीच बीच में एंटर करने की कोशिश करेगा। बस रिटेलर में और मार्केट मेकर में डिफरेंस इतना है कि रिटेलर के पास सिर्फ एक प्राइस की बाइंग होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ, मेरे पास, मैंने कॉल ऑप्शन को बाय किया 105 रुपीज़ में, राइट। अब मेरे पास तो सिर्फ एक बाइंग है, लेकिन जो मार्केट मेकर था उसके पास 101 की भी बाइंग है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 6 की भी है, 7 की भी है, ऐसे करके 120 तक के हर पॉइंट की उसके पास बाइंग है। ये तो मैं 1 पॉइंट की दिखा रहा हूँ, उसके पास 0.5, 0.25, इवन 0.10 तक की बाइंग है हर प्राइस की, राइट। अब सोचो ये जो रिटेलर था जो यहाँ पर एंटर किया था 105 पर, इस वाली कैंडल, ये जो विक इतना बड़ा बना है, यहाँ पर जहाँ वो एंटर किया था, अब यहाँ पर जब वो 106, 7, 8 कहीं पर भी वो बाहर नहीं हो रहा होगा, वाई, बिकॉज उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, करेक्ट। अब जब उसने इतना सारा जब ये कर लिया है तो उसके पास एक एवरेज प्राइस बन गया होगा, हाँ या ना। एवरेज प्राइस सबने पढ़ा होगा, मीन निकालना छोटी क्लासों में आपने सीखा होगा, मैथ्स का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मान लो मैं 100 रुपीज़ से लेकर 120 तक के सारे प्राइस को परचेज करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का एक छोटा सा होमवर्क है कि आप 101 से 120 तक सब कुछ प्लस कर लेना, और फिर 101 से 120 तक प्लस करने के बाद, क्योंकि 20 नंबर होगा, 20 से डिवाइड करा लेना, तो आपके पास एक एवरेज नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने माना, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, बाकी सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। तो मैंने माना कि अब जो मार्केट मेकर था, क्योंकि हर पॉइंट पर खींच चुका था, तो उसका जो एवरेज था वो 110 आ गया। कितना आ गया, 110 आ गया, राइट। अब इस बात को फिर से ध्यान से सुनना कि ये जो एवरेज 110 का आया है उसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाइंग का, करेक्ट, उसमें उसके पास जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होंगी। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। जब वो इतनी सारी क्वांटिटी यहाँ से बाय करता जा रहा था हर प्राइस पर, तो बहुत सारी क्वांटिटी उसने कलेक्ट कर ली होंगी, और उसका एवरेज कितना है, 110। मार्केट अभी कहाँ पर है, 120 पर। ध्यान से सुनना, जब वो यहाँ तक लेकर गया है 120 तक, तभी तो उसका एवरेज आया होगा 110 के आसपास, राइट। तो मार्केट अभी कहाँ है, 120 पर, और उसकी जो एवरेज क्वांटिटी है जो उसके पास है वो बहुत लार्ज अमाउंट में है, राइट। अब सोचो
कि यहाँ पर 120 से वो वापस से बेचना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अपने प्राइस को 120 जैसे पहुंचा तो वो क्या करेगा, सेल करना स्टार्ट करेगा। कहाँ तक सेल करेगा, तो आंसर 120 से लेकर 110 के बीच में उसके पास पूरा रूम है। वो जिस भी प्राइस पर बेचे, 120 पर भी, 119 पर भी, 100 पर भी, 117 पर भी, वो कहीं पर भी सेलिंग करेगा, उसको हर जगह पर प्रॉफिट हो रहा होगा। वाई? बिकॉज 110 से उसका एवरेज बाइंग प्राइस है। 110 से ऊपर 0.5 पर भी अगर वो बेचेगा तब भी उसका प्रॉफिट है या ना। और सोचो उसके पास क्वांटिटी कितनी है, तो अगर वो एक पॉइंट पर भी ऊपर सेल करता है, सपोज करो मैं कहता हूँ 111 पर भी वो सेल कर रहा है, राइट, तो उसके पास एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटी उसके पास है, तो यहाँ पर भी उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा है या ना, राइट। तो इसलिए जब वो वहां से रिजेक्शन करना स्टार्ट करेगा, रिजेक्शन का क्या मतलब होगा, रिजेक्शन का मतलब होगा वो सप्लाई लेकर आ जाएगा। कौन सी सप्लाई सर, जो वो क्वांटिटी उसने कलेक्ट की थी, बहुत सारी क्वांटिटी जो यहां से वो कलेक्ट करते हुए गया था, उन सबको अब वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फिर इसमें रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप हो गया, रिटेल ट्रेडर वो सारा ट्रैप हुआ होगा जो यहाँ पर 119, 118, 117 यहाँ पर जहां जहां बाइंग हुई होगी, उस प्राइस को जब वो सप्लाई करेगा तो सप्लाई की स्पीड बहुत तेज होती है। ध्यान रखना, डिमांड की जितनी वो स्पीड में लेकर गया था उससे ज्यादा तेजी से वो क्या करता है, सप्लाई। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो उसका जो रेट ऑफ ऊपर जाने का जो रेट है वो जब आप चेक करोगे, एक्चुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, और जो उसके ड्रॉप होने का जो रेट है वो हमेशा ड्रॉप होने का रेट इन जनरल आपको ऊपर जाने के रेट से ज्यादा मिलेगा। तो जब वो सप्लाई करेगा तो बहुत तेजी से प्राइस को ड्रॉप कर देगा, इतनी तेजी से ड्रॉप करेगा कि ये 119, 18, 17, 16, 10, 110 वाले जितने भी ये लोग हैं ये सब के सब ट्रैप होंगे और वहां पर वो सब कुछ जगह प्रॉफिट में होगा। अब आप सोचो, बाइंग भी करता गया, राइट, सेलिंग भी करता गया, फिर भी प्रॉफिट में रहा, करेक्ट। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया जहां पर मैंने एवरेज 110 दिखाया, वो इसके नीचे भी लेकर आएगा तब भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा। उसके लिए अलग एक साइकोलॉजी है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे किसी अदर क्लास में। तो आपको ये एग्जांपल से ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक बड़ी जब विक बनती है तो बड़ी विक कैसे बनती होगी, तो आंसर है जब एक बड़ी सप्लाई लेकर आया होगा। कौन? मार्केट मेकर, जिसने यहाँ पर बाइंग की थी वही उसने रिजेक्शन स्टार्ट किया। रिजेक्शन का मतलब सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। इस तरह से ये बन के तैयार। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डेली लाइफ के एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी बॉडी और विक की बात होगी तो जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट है और सपोज करिए उसके पास 100 मार्क्स का एक 100 मान लीजिए क्वेश्चन थे उसके एग्जाम में, राइट। तो जब उसने अटेम्प्ट किए तो पूरे 100 अटेम्प्ट किए, राइट। तो ये 0 से लेकर या मैं कहूँ 1 मार्क्स से लेकर 100 मार्क्स तक ये पूरा उसने अटेम्प्ट किया था। लेकिन उसमें से उसका 100 नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी रॉन्ग हो गया, 99 नंबर का भी, 98 का भी, 97 का भी, 96 का भी, ऐसे रॉन्ग होता गया। तो जो उसका फाइनल मार्क्स था, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिखता हूं, जैसे मान लीजिए 50 था, ठीक है। तो एक 50 की जगह थोड़ा सा ऐसा नंबर लिखता हूं जो कि थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल लगे। तो मान लीजिए उसका फाइनल स्कोर 30 था, तो यहां पर इतना बड़ा इसे रिजेक्शन मिला है। कितने मार्क्स का रिजेक्शन मिला? 70 मार्क्स का रिजेक्शन मिला, करेक्ट। ये सब क्या क्या क्यों रिजेक्शन मिला? ये 70 मार्क्स की ये जो विक बन के तैयार हुआ वो कैसे हुई होगी? तो आंसर इतने उसके रॉन्ग हो गए होंगे क्वेश्चन, करेक्ट। तो वहां पर वो विक बनी, जो एक्चुअल में उसने स्कोर किया वो उसकी बॉडी बन गई। ये क्लियर है आपको? ठीक। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा अलग अलग टाइप की कैंडल्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनकी साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टाइप में आपको अभी तक दिखा चुका हूं, उसको बहुत ही क्लियर रखना। जब एक ह्यूज विक बनता है अपर वाला तो उसका क्या मीनिंग होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल की। तो सपोज करिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की। बुलिश कैंडल का मतलब अब आप लोग जान चुके, बुलिश कैंडल का मतलब होता है ग्रीन कैंडल बन रही होगी वहां पर, राइट। अब अगर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का मतलब बहुत सारी डिमांड उसमें आ रही है मार्केट में, राइट, यानी कि प्राइस बहुत ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आंसर है कि वो कैंडल ऐसी दिखनी चाहिए। कैसी?
कि एक बिग ग्रीन बॉडी वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वहां पर या तो स्मॉल विक बन रही हो या नो विक, या तो विक बनी ही ना रही हो, ये भी चलेगा, या अगर बन रही है बहुत छोटी सी बन रही हो, बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटी सी। जैसे एग्जांपल के लिए ये इतनी बड़ी बॉडी बन रही है, बट इसके जो विक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो इस बॉडी के कंपैरिजन में उनका साइज बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि अगर जो डिमांड बड़ी होगी, है ना, बायर उसको ऊपर की तरफ लेकर गया होगा, बहुत सारा मार्केट मेकर ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा और उससे ऊपर की तरफ लेकर आया, लेकिन यहाँ पर इसका जो एवरेज है वो इसका यहीं कहीं रहा होगा, जो मार्केट मेकर था उसका एवरेज यहीं कहीं रहा होगा, इससे ज़्यादा उसने रिजेक्ट ही नहीं किया है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज करिए 100 रुपीज़ से उसने बाइंग स्टार्ट की मार्केट मेकर ने, ठीक है। रिटेलर तो बीच बीच में एंटर करता रहेगा, तो मार्केट मेकर ने यहाँ से 100 रुपीज़ में बाइंग स्टार्ट की, करता गया करता गया करता गया, राइट। अब सपोज करो उसका यहाँ पर जो टॉप था वो एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि 120 है, ठीक है, और उसकी जो क्वांटिटी या लॉट वो जो ऑर्डर में लगा रहा था हर पॉइंट पर, उन लॉट और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पर सपोज करो कि उसका जो एवरेज बना वो एवरेज मैंने माना कि 118 के आसपास आ रहा था, क्योंकि यहां पर वो सेम नंबर ऑफ लॉट यूनिफॉर्मली ट्रेड नहीं कर रहा होगा। मतलब ये कि सिर्फ एग्जांपल के लिए कहता हूं कि 100 रुपीज के हो सकता है उसने जो है 1000 लॉट लिए हों, कितने 1000, है ना। फिर लेकिन हो सकता है कि 101 पर उसने हो सकता है कि 2000 लॉट लिए हों, या मैं कहता हूं कि उसे 102 पर जाकर उसने सिर्फ 5000 लॉट लिए हों। तो क्योंकि वो नंबर ऑफ लॉट डिफरेंट लेकर चल रहा है, तो वहां पर जो क्वांटिटी है वो हर प्राइस की उसकी अलग अलग क्वांटिटी हो गई, राइट। तो उनका जो एवरेज निकलेगा वो उस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे आप सीधा कि 100 से लेकर 120 तक ऐड कर लो, 20 से डिवाइड करा दो तो एक एवरेज 110 आएगा। नो, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी नंबर ऑफ लॉट पर डिपेंड करेगा। तो मैंने माना कि उसका जो फाइनल एवरेज था जो उसकी स्क्रीन पर दिखा रहा था वो 118 था। तो सोचो कि जब वो रिजेक्शन करना स्टार्ट करेगा, सप्लाई करना स्टार्ट करेगा, तो क्या वो 118 से नीचे लाने की कोशिश करेगा? तो आंसर है नो। अपना लॉस क्यों कराएगा वो, राइट। 118 से नीचे उसको लॉस होने लगेगा, तो 120 के, क्योंकि उसका एवरेज 118 था, तो वो 120 पर सेलिंग करेगा, 190 पर सेलिंग करेगा, इसके बाद वो फर्दर सेलिंग रोक देगा और फर्दर वो रिजेक्शन नहीं करेगा, खुद ही मार्केट मेकर नहीं करेगा। वाई? बिकॉज उसका एवरेज ही यहाँ पर आया है, राइट। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ऐसी ग्रीन कैंडल कैसे बन जाती है? जब आपने यहाँ पर अभी बड़ा विक दिखाया था अपर वाला, वहाँ तो आप कह रहे थे सप्लाई हो रही होगी, तो आंसर हाँ वो सप्लाई करेगा, लेकिन तब करेगा जब उसका एवरेज नीचे होगा। अगर उसका एवरेज ही ऊपर है तो वो रिजेक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि यही वो पॉइंट होंगे जहाँ पर उसको प्रॉफिट मिलेगा। और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल रिटेलर नहीं, मार्केट मेकर नहीं बनाई होगी, तो प्रॉफिट वो वहीं पर उतना ही लेगा, तो वो रिजेक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं करेगा। तब उस केस में जो कैंडल बनेगी उसको हम कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जो कि बुलिश नेचर की है, ठीक है। ये साइकोलॉजी समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको करके बताता हूँ। बायर, मैंने आप वैसे तो आपको बेसिक साइकोलॉजी बता दी। बायर्स वर इन कंट्रोल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, है ना। जो मार्केट में करता पूरा बाइंग करता जा रहा था, वो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था। फिर इसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलता है, इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। मतलब है, मैंने पॉसिबल यहाँ पर क्यों लिख दिया है? देखो, मैंने पॉसिबल इसलिए लिखा है कि इतनी बड़ी कैंडल को बनाने के लिए, अगर मान लो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की, राइट, तो उस कैंडल को बनाने के लिए बहुत बड़ा मनी फ्लो होना चाहिए। कहाँ पर? मार्केट के अंदर, उस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर, राइट। तो वो पर्टिकुलर मनी फ्लो कौन ला सकता है? तो आंसर है इंस्टीट्यूशन ही ला सकता है। तो जब भी इतनी बड़ी कैंडल बुलिश वाली बनेगी, तो मैं अपने माइंड में 2-3 बातें तो पक्का कर लूँगा, क्लियर कर लूँगा। क्या? कि एक तो ये चांस है कि ये जो बड़ी कैंडल बनाई है ये ऑलरेडी मार्केट मेकर ने बनाई है, या अब ये हो सकता है कि मार्केट मेकर यहाँ पर एंटर करे, और अगर वो एंटर किया तो इसके बाद बहुत तेजी से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वाई? क्योंकि अभी तक जो ऑर्डर लग रहे थे, अगर ये रिटेलर की वजह से आया है तो रिटेलर के ऑर्डर होंगे छोटे छोटे, 100 लॉट, 500 लॉट, ऐसे छोटे छोटे लॉट लगा रहा होगा, राइट, और वो धीरे धीरे ऊपर के लेकर जा रहा होगा, करेक्ट। लेकिन अगर एंट्री हुई इंस्टीट्यूशन की,
तो वहां पर लॉट, नंबर ऑफ क्वांटिटी आने लगेंगी ज़्यादा, और जब वो ज़्यादा आएंगी तो फिर सीधा ये जो कहते हैं ना शॉर्ट अप देखने को मिला, वो शूट अप तभी देखने को मिलेगा जब इंस्टीट्यूशन की एंट्री होगी। तो ऐसी कैंडल ये बताती है कि वहां पर ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, एक। दूसरा, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो सकता है। तीसरा, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन पॉसिबल। अब एक बात बताओ सर, आपको कैसे पता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल रहा है? तो आंसर है कि आप एक बात बताओ, यहाँ पर उसको सेलिंग करने का मौका मिला क्या? किसको? जो मार्केट मेकर था उसका जो एवरेज था वो कितना था बोलो? 118। तो उसको सेलिंग करने का मौका मिला क्या? तो आंसर है सर नहीं मिला। वो 120, 190 यहाँ से पूरा इकट्ठा करता गया, बाय करता गया, इतनी सारी क्वांटिटी भर के बैठा हुआ है। अब इस पर प्रॉफिट कब होगा? बाइंग करने से नहीं होगा, राइट? जब बहुत सारी क्वांटिटी आ गई है, जब वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेल करेगा, तभी तो वो आएगा ना फाइनल निकल के कितना प्रॉफिट बना, राइट? तो यहां पर अब क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला, राइट, रिजेक्शन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर जो एवरेज था वो 118 के आसपास आ रहा था। तो वो क्या करेगा? तो आंसर है अब वो ये करेगा कि यहां पर वो फिर से एंट्री करेगा और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, सच दैट कि उसका जो प्राइस है, जो एवरेज है, वो 118 से क्या हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए, या ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो ऊपर की तरफ वो जो लॉट है अब वो लगाएगा, वो लॉट को ऊपर वाली साइड में इस तरह से लगाएगा कि ऊपर वाले जो लॉट हों वो कम हो, नीचे वाले लॉट ज्यादा हो। मतलब 119 पर, 120 पर, 121 पर, इन सब पर एक बड़ी क्वांटिटी, एक बड़ा लॉट वो लेकर आएगा। वाई? जिससे कि उसका एवरेज यहां पर बना रहे। सिंपल मैथ सोचना, अगर वो बड़ी क्वांटिटी यहां पर लेकर आएगा तो यहां पर क्या होगा? तो आंसर उसका जो एवरेज है वो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। फिर वो ऊपर जो क्वांटिटी खरीदेगा वो कैसा रखेगा? लेसर नंबर ऑफ लॉट रखेगा एज कंपेयर टू जो यहां पर उसने बाय किए। तो जब वो बड़ी क्वांटिटी यहां पर लेकर आने वाला है, क्योंकि वो एवरेज यहीं पर रखेगा लेकिन प्राइस की बाइंग यहां तक करेगा, तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ा लॉट वो यहां पर लगाएगा। अब जब वो बड़ा लॉट लगाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ शूटअप करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर क्या बन सकता है, एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन बन सकता है। लेकिन ये बना तभी जब वो रिजेक्शन दे ही नहीं पाया। रिजेक्शन दे नहीं पाया, इसका वो उसकी मजबूरी दिखाता है, इसका मतलब फंस गया। अब जब बुलिश कैंडल बनती है ना ऐसी, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मार्केट मेकर, या मैं कहूँ जो मार्केट में जो सेलर हैं वो फंस चुके हैं। जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, सेलर फंस गया। सेलर कौन है? मार्केट मेकर। ये तो वो फंस चुका है यहाँ पर। अब वो क्या करेगा? अब वो अपने प्राइस को नीचे ही रखकर थोड़ा सा और बाइंग करके लेकर जाएगा और वहां से फिर रिजेक्शन लाना स्टार्ट करेगा। ये समझ आया आपको? इसके बाद हम लोग बात करेंगे वीक बुलिश कैंडल की। अब क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल समझ में आती है, तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इस कैंडल में क्या चल रहा है। इस कैंडल को देखकर बताओ कि इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या रही होगी। तो आंसर है कि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस था, है ना, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो दिख रहा है कि बहुत पास पास है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत नियरेस्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। इस बात का मतलब तो ये हो गया कि जो बायर है वो डिमांड लेकर आया होगा, जो सेलर है उसने यहाँ पर आकर रिजेक्ट कर दिया होगा। अब इस रिजेक्शन की साइकोलॉजी को वैसे ही लेकर चलो फिर से कि यहाँ पर जब ये कैंडल बन रही होगी तो कौन बना रहा होगा? तो आंसर है इंस्टीट्यूशन बना रहा होगा, राइट। फिर उसका अगर एवरेज यहीं पर है तो वो हर जगह पर सेलिंग वापस से करेगा, करेक्ट। एक तो इस तरह से सोच सकते हो, या अगर आप फाइट के टर्म में सोचते हो तो आप बुल और बेयर की आपस में फाइट के बारे में सोचो कि यहाँ पर बुल जो है वो हावी हो रहा था, बट फिर बाद में बेयर हावी हो गया और उसने लाकर उसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, क्लियर एक रिजेक्शन देखने को मिल गया। अगर ऐसा हुआ तब आप इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? तो आंसर है कि पहली चीज तो ये कि वीक बुलिश कैंडल हमें तब देखने को मिलेगी जब वहाँ पर बॉडी जो है वो स्मॉल हो, बट जो विक्स बन रहे हो वो कैसे हो? लार्ज हो एज कंपेयर टू बॉडी। तो बॉडी का साइज आपको छोटा देखने को मिला, विक्स जो है वो बड़े देखने को मिले। और जो क्लोजिंग हो रही हो वो नियर द मिडल हो रही हो, नीचे वाला और ऊपर वाला इनके बीच में
मिडिल में कहीं पर जाकर क्लोजिंग हो गई हो, ओपन और क्लोज का डिफरेंस बहुत कम हो। ठीक है, इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करें, क्या साइकोलॉजी रही होगी इसके पीछे की? तो आंसर है जो बायर है वो थक चुका है, बट सेलर जो है वो कीप रिजेक्टिंग। ठीक है, बेसिकली जब बायर ने पहले ट्राई किया होगा, करता जा रहा होगा, लेकिन फिर जब सेलर ने रिजेक्ट करना स्टार्ट किया तब फिर बायर अपनी हार मान चुका है और वो वापस से नीचे की तरफ आ चुका है, बुल्स नीचे आ चुका है, बेयर जो है वो उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो स्टार्टिंग में उसने ट्राई किया बट वो कर नहीं पाया। तो अब क्या ऐसी कैंडल जब बनेगी तो क्या कंफर्मेशन मिल रहा है आपको? तो आंसर है कि इसकी इंटरप्रिटेशन हम ये लगा सकते हैं कि अभी अनसर्टिनिटी है, अभी मार्केट कैसा रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। बहुत ही क्लियर है इस कैंडल का मतलब, समझ में भी आता है। कभी बुल्स हावी होता है, कभी बेयर हावी होता है, तो इसका मतलब मार्केट में जो चार्ट है वो कभी ऊपर की तरफ दिखेगा, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये क्या हो रहा है, रेंज बाउंड। यहां पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मिल रहा कि बायर जीतने वाला है कि सेलर, क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि सेलर पूरी तरह से हावी हुआ है, अदरवाइज इसका जो कैंडल होता वो रेड कलर का दिखाई देता, राइट। ये ग्रीन कलर का दिखाई देने का मतलब ये है कि बायर ऊपर भी नहीं जा पा रहा है और सेलर भी नीचे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये ग्रीन है। इसका जो क्लोज है वो अभी भी ओपन से ऊपर की तरफ है, राइट। तो यहाँ पर किसी भी तरह का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, यहाँ पर किसी भी चीज का कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है। आपको पूरी तरह से अभी आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में आप श्योर हो, वो है कि अभी फिलहाल ये बताता है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है। बाकी अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा वो एक अलग सिनारियो बनेगा, फिर वहां पर डिमांड सप्लाई अलग तरह से हो सकती है। लेकिन राइट नाउ ये कैंडल ये कह रही है कि मार्केट अब रेंज बाउंड हो गया है। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक, अच्छा। इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्या कहती है? स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल ये कहती है कि इसके पास एक बिग रेड कलर की बॉडी होगी, ठीक है, और जो क्लोजिंग होगी वो लो के आसपास होगी और स्मॉल विक बनेगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ओपनिंग हुई थी यहाँ पर, लेकिन जो क्लोजिंग होगी वो लो के आसपास होगी। किसके आसपास होगी? लो के पास। ये क्लोजिंग हुई है, देखो अभी जब आप ग्रीन वाला देख रहे थे तो उसकी जो क्लोजिंग होती थी वो कहाँ पर होती थी? हाई के आसपास। इसका हाई ये था, उसके पास हो रही थी क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? लो के पास हो रही है। और जो विक हैं वो छोटे देखने को मिल रहे हैं और ये जो बॉडी वाला पार्ट है वो बड़ा देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा होगा बताओ यहाँ पर? तो आंसर बहुत ही क्लियर देखने को मिल रहा है कि जो सेलर है वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। करेक्ट? यहाँ पर सेलर डोमिनेट करने का मतलब समझते हो? जब मैं इस कैंडल को देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पर कोई एक ऐसा वहाँ पर मार्केट मेकर बैठा हुआ है जो वो सेल करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? सेल करता जा रहा है। किस चीज़ को सेल कर रहा होगा? जो उसने कलेक्ट कर ली थी, बाय कर ली थी। जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसे सेल नहीं कर सकते, राइट। तो उसने कभी ना कभी क्या की थी? बाय की होगी। कैसे? तो आंसर है कि यहाँ पर इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई है, राइट, ठीक है। अब ओपनिंग के बाद अगर ये ऊपर की तरफ गया, राइट, अब ऊपर की तरफ जाने पर इसका मतलब उसने बाइंग की नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये सारा प्राइस पर उसके पास पहले से क्या रही होगी? तो आंसर है इस जगह पर सब जगह उसके पास बाइंग रही होगी, राइट। ये बहुत सारी भर के उसने क्या कर ली? यहाँ पर बाइंग कर ली। उसका एवरेज जो आया वो भी यहीं पर बन चुका। करेक्ट? जैसी मार्केट ओपन हुआ बहुत भर के बाइंग की उसने। यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक हाई लगाया, जो भी उसके पास क्वांटिटी अब आ चुकी हैं उन्हीं क्वांटिटी को वो अब क्या कर रहा है? सेल करता जा रहा है। अब जब वो सवाल ये है कि अगर यहाँ पर बहुत सारी इसने बाइंग की होती तो एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ बनी होती, राइट। बट ये तो थोड़ा सा ही ऊपर गया है, इसका विक तो बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पर इतनी सारी इसने बाइंग कैसे कर ली होगी? तो आंसर है कि इन केस ऑफ ऑप्शन ये जरूरी तो नहीं है कि आपने कॉल ऑप्शन को बाय करो। आप डायरेक्टली कॉल ऑप्शन को क्या कर सकते हो? सेल भी कर सकते हो। पुट को भी आप क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर जब वो सेलिंग कर रहा है तो बहुत लार्ज अमाउंट में सेलिंग कर रहा है। अब लेकिन यहाँ पर जो खरीदने वाले हैं वो कौन होंगे? तो आंसर है यहाँ पर अब खरीदने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, अब खरीदने वाला रिटेलर है, राइट।
तो अभी वो सिर्फ सेलिंग कर रहा है, यहाँ पर हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, सेलर, यहाँ पर हर पॉइंट पर कौन एंटर कर रहा है, रिटेलर, करेक्ट। तो जब रेड कैंडल बन रही है, इस बात का मतलब ये है कि अब जो इंस्टीट्यूशन जो बाइंग वाली साइड में आता था और ऊपर लेकर जाता था, है ना, जब भी वो भी ऊपर लेकर जा रहा होगा तो कोई तो उसको सेल करता ही होगा, तो वो भी मार्केट मेकर था, बाइंग करने वाला भी मार्केट मेकर था बुलिश वाले केस में। अब बेरिश वाले केस में क्या हो रहा है, ये वाला जो मार्केट मेकर था ये उसी मार्केट मेकर के पास चला गया जो पहले से सेलर था, अब ये भी सेलर बन गया, राइट। अब ये दोनों मिलकर सेल कर रहे हैं, मार्केट में क्या ज्यादा आ रही है, सप्लाई ज्यादा आ रही है। अगर सप्लाई ज्यादा आ रही है तो ये सप्लाई कर किसको रहे हैं, तो आंसर है वहां पर जो भी रिटेल ट्रेडर है जो एंट्री ले रहा है कि बाइंग करने के लिए, राइट, इस उम्मीद में, क्योंकि ये कैंडल तो आप बाद में देख रहे हो, पहले हो सकता है कि थोड़ा सा जब ये ऊपर की तरफ गया होगा तो बहुत सारा तो यही ट्रैप हो गया होगा, फिर बहुत हल्की सी लाइन बनी होगी जब रेड, तब भी बायर को ये लग रहा होगा कि नहीं नहीं अभी तो मार्केट ऊपर जा सकता है, एक बड़ी कैंडल बनी थी अभी ऊपर, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर हर जगह एंट्री मिल रही है क्योंकि हर वक्त उनको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंटर कर रहा है। मार्केट मेकर तो अब ये एक ही साइड बना चुके हैं, वो बहुत सारी सप्लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि डिमांड है नहीं, डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर जो है डिमांड लाने वाला है यहाँ पर, और रिटेल ट्रेडर बहुत इतना ज़्यादा जो सप्लाई आ रही है, क्या वो सारी सप्लाई को खरीद सकता है, तो आंसर है नहीं खरीद सकता। तो अगर वो नहीं खरीद सकता तो क्या होगा, तो आंसर है डिमांड कम है, तो जो प्राइस, जो आस्किंग प्राइस है इसका, उस प्राइस से प्राइस कहाँ जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। और यही तो वो सेलर चाहता है, जिसने ऑप्शंस को सेल किया है वो यही तो चाहता है कि जो प्राइस उसने 100 रुपये में सेल किया, राइट, अब वो ये थोड़ी चाहता है कि 101 हो जाए, वो यही तो चाहता था कि 100 से ये कहाँ पर चला जाए, 90। उसका अल्टीमेट टारगेट क्या है, जो 100 रुपीज़ में उसने सेल किया है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वर्थलेस एक्सपायर हो जाए, यही तो उसका टारगेट था और वो वही हो रहा है। यहाँ पर जब दो मार्केट मेकर, एक तो पहले से था, एक जो बाकी का जो इंस्टीट्यूशन जो बाइंग की साइड होता था, कभी अगर वो सेलिंग की साइड आ गया तो सबके सब क्या कर रहे हैं, अब सेलिंग कर रहे हैं, राइट। अब जब सबके सब सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग के जब ऑप्शन आप सेल करते हो तो आप क्या चाहते हो, जिस प्राइस पर सेल किया उससे उसका प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी तरह से प्राइस कम किया जाता है क्योंकि रिटेलर कभी भी डिमांड ला ही नहीं सकता उतनी, तो प्राइस कम होता जाएगा और उनको बेनिफिट होता जाएगा। ये समझ आया आपको। वीक बेयरिश कैंडल क्या कहती है, तो आंसर है वीक बेयरिश कैंडल, जैसे कि आपने ग्रीन के केस में देखा था, सिमिलरली वैसे इसकी बॉडी जो है वो स्मॉल होगी, बट जो विक्स हैं वो लार्ज होंगे एज कंपेयर टू बॉडी, ठीक है, लॉन्ग विक्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, साइकोलॉजी क्या बनेगी कि सेलिंग प्रेशर वाज नॉट क्लीन, बायर्स आर एब्जॉर्बिंग, ठीक है। यहाँ पर जो ये सेल कर रहा है वो सेलर जितना सेल करता जा रहा है, बायर सारा खरीदता जा रहा है, राइट। अगर वो नहीं खरीदता जा रहा होता तो यहाँ पर क्या हो रहा होता, तो आंसर है कि अगर यहाँ पर ये सिर्फ सेलिंग चल रही होती तो ये ऊपर से रेड कैंडल बनती हुई आती, करेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या किया, बायर ने उसको बाय किया। अब यहाँ पर जब बाइंग हो गई है उसके बाद सेलर ने सेलिंग भी कर दिया और यहाँ पर आ गया, इसके बाद इसको नीचे नहीं ले जा पा रहा है क्योंकि नीचे से बाइंग लेकर आ गए। तो अब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक छोटी सी रेड बॉडी बनी है, ये रेड बॉडी बताती है कि बायर और सेलर के बीच में जबरदस्त तरीके की फाइट हो रही है और कोई भी हारने को तैयार नहीं है। और जब बायर और सेलर में से कोई भी हारने को तैयार नहीं होता है तब उस कंडीशन को हम कहते हैं कि अभी मार्केट फिर से कैसा है, एक रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर आपको चाहे ग्रीन कैंडल दिखे छोटी बॉडी में, चाहे आपको रेड कैंडल दिखे छोटी बॉडी में, उन दोनों की साइकोलॉजी ये बताती है कि अभी ना मार्केट जीत रहा है और ना तो सेलर जीत रहा है और ना बायर, इन दोनों में से बहुत ही क्लियर आपको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा है कि बहुत ही क्लीन सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। क्लीन होता तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे जाती है आपको, ठीक है। ये हो गया वीक बेयरिश कैंडल। अब इसके बाद 4th नंबर की कैंडल आती है मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल क्या होती है, जिसको हम इम्पल्स कैंडल भी बोलते हैं। व्हाट इज मोमेंटम कैंडल, अ कैंडल दैट शो सडन फोर्स या इम्बैलेंस। इम्बैलेंस हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब अचानक से या तो बायर आ जाए या अचानक से सेलर आ जाए, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ऑर्डर फ्लो में इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर मोमेंटम कैंडल बनी हुई है, ये भी यही कहानी बता रही है।
क्या कह रही है ये बताती है कि जहां भी प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है, यहां पर प्राइस सपोज करिए मैं यहां पर लिखता हूं कि यहां पर ओपनिंग हुई, ठीक है, ओके सर, ओपनिंग हुई, वो ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ होगा कि यहाँ पर सेलर इसको नीचे की तरफ लेकर गया, ठीक है, फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर गया। एक सिचुएशन ये हो सकती है, या एक सिचुएशन ये बन सकती है कि यहाँ पर ओपनिंग यहाँ हुई, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपनिंग हुई तब भी आप देखो कि वो बायर बहुत तेजी से उसको ऊपर लेकर गया, बिल्कुल भी नीचे आपको कोई भी विक नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ओपन होने के साथ ही सीधा ऊपर, राइट, नीचे की तरफ कोई लो नहीं बनाया। तो जब यहाँ पर कोई लो नहीं बन रहा तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल बन गई है। इस मोमेंटम कैंडल में अचानक से डोमिनेट, अचानक से एक फोर्स लग गया है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। इसको इम्पल्स कैंडल क्यों कहते हैं? इम्पल्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में लगता है। जैसे क्रिकेट के गेम में एक बल्लेबाज लगाता है, तो जब बॉल और बैट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो वहां पर हम क्या कहते हैं, उसने बैट से बॉल पर क्या लगाया, इम्पल्स लगाया। इसी तरह से यहां पर किसी भी, जैसे ही ओपन हुआ तो ओपन होते ही सीधा बायर ने क्या किया, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक बड़ा कैंडल बनाया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कैंडल बनाया। मोमेंटम कैंडल जब बनेगा तो वेरी लार्ज बॉडी देखने को मिलेगी, सही है। इसमें कुछ ब्रेकिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि या तो सपोर्ट टूटा होगा या रेजिस्टेंस टूटा होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, बट वहां पर ब्रेकिंग स्ट्रक्चर हुआ होगा, कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है वहां पर, ठीक है। क्लोज नियर एक्सट्रीम, जो इसका जो हाई था, है ना, उसी के पास ये क्या करेगा, वहीं पर कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा, ये जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ठीक है। और बहुत ही स्मॉल विक इसका देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई मोमेंटम कैंडल या इम्पल्स कैंडल, जहाँ पर अचानक से एक इम्बैलेंस मार्केट में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो निफ्टी जो है वो ट्रेडिंग कर रहा था 24,950 और 25,000, यानी 50 पॉइंट के बीच में वो ट्रेड कर रहा था। अचानक से 15 मिनट की कैंडल में क्या देखने को मिला कि निफ्टी जो है वो ओपन हुआ 24,995 पर, 24,995 पर ओपन हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने हाई लगाया, फटाफट से एक बड़ा हाई लगाया, कितना, 25,080 का, और 25,075 पर जाकर उसने क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दी, ठीक है। यहां पर ये 25,075 पर ये इसका क्लोजिंग हो गया। ये इसका हाई था, हाई के पास ही इसने क्या कर दिया, क्लोज कर लिया अपने आप को। और ऐसा होने में कितना टाइम लगा, तो आंसर है 15 मिनट के अंदर उसने ऐसा करके दिखाया कि यहां से उसने सीधा कितने पॉइंट का, 85 पॉइंट का मूव किया, यहां से ओपन होकर सीधा 85 पॉइंट का मूव देखने को मिला, और 85 के पॉइंट के बाद सिर्फ 5 पॉइंट का रिजेक्शन इसको मिला, और यहां पर एक बड़ा कैंडल आपको देखने को मिल गया। तो इस कैंडल में और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्या डिफरेंस है, तो आंसर है कि इस कैंडल में और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में टाइम का डिफरेंस है। ये जो कैंडल बनी है, इसकी जो बॉडी है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही है, बट ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनी है उसके कंपैरिजन में। ये बात आ रही है आपको समझ में, यहाँ टाइम का डिफरेंस है, तब इसको मोमेंटम कैंडल कह रहे हैं हम। ओके, दिस कैंडल ब्रेक्स रेंज स्ट्रांगली। तो साइकोलॉजी क्या बन रही है, बिग बायर एंटर अग्रेसिवली, सेलर गॉट ट्रैप्ड, राइट। वही मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में अगेन कौन लेकर आ सकता है, तो आंसर है मार्केट मेकर ही लेकर आ सकता है, जब वो इस साइड आ गया हो। किसकी साइड, रिटेलर की साइड। अगर वो रिटेलर की साइड आ गया और इसने बड़ा वहां पर एक ऑर्डर दिया, ये बड़ा ऑर्डर कब दिया होगा, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब उसका जो एवरेज था वो एवरेज बहुत ऊपर ही था, उसकी जो जहां तक वो खरीद कर लेकर गया था उसी के एवरेज के पास था। तो वो जो नेक्स्ट कैंडल बनाएगा उसमें वो क्या करेगा, मैंने आपको बोला कि बड़ी क्वांटिटी लेकर आएगा बाइंग वाली साइड में। इस वाले एग्जाम्पल को याद रखना, इसको भूलना नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में ये जब 118 पर है वो, राइट, अगर उसका एवरेज 118 के आसपास है और अगर हाई 120 का है, तो अगर वो यहाँ से बाइंग करता हुआ जा रहा था तो उसको बहुत मौका नहीं मिला सेल करने का, क्योंकि उसका एवरेज यहाँ पर है, इससे नीचे सेल करेगा तो लॉस होगा, राइट।
तो 118 से नीचे लॉस होने लगेगा, इसलिए वो सिर्फ यहीं तक ही उसने रिजेक्शन दिया। अब उसे क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है नेक्स्ट कैंडल जो बनाएगा वो मोमेंटम कैंडल बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर देकर यहाँ पर एवरेज यहीं रखना है, बट बाइंग ऊपर तक लेकर जानी है। तो वो आपको मोमेंटम कैंडल में नेक्स्ट में देखने को मिल जाएगी। वो आपको देखो यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये देखो आप ध्यान से। अब जब उसने नेक्स्ट ऑर्डर लगाया होगा तो एक बड़ा ऑर्डर लगाया, उसी से शॉर्ट टाइम में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया होगा, उसका एवरेज यहीं पर रहेगा। अब वो जब चाहे तब वो ये कर सकता है, क्योंकि उसका एवरेज यहाँ पर है और उसकी जो बाइंग है ना, वो सब यहाँ तक चल रही है, एवरेज यहाँ पर आ चुका। अब वो अगर वो सेलिंग करता जाए करता जाए करता जाए, यहाँ पर कहीं भी सेलिंग करना चाहे तो वो कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि उसका बाइंग एवरेज यहाँ पर है, तो ये सब कुछ क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस पॉइंट से ऊपर कहीं पर भी। लेकिन क्योंकि उसने एक बड़ा ऑर्डर मार दिया था, इसलिए ये क्या कर गया था, सीधा ऊपर की तरफ चला गया था। और बड़ा ऑर्डर जब आया तो सेलर का क्या हुआ होगा, एकदम से लॉस हुआ होगा। तो सेलर जो है वो यहाँ पर क्या हो गया होगा, ट्रैप हो गया होगा, राइट। ये बात क्लियर है आपको? सेलर यहाँ पर क्या हो गया होगा, ट्रैप हो गया होगा। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और ऑर्डर फ्लो जो है वो शिफ्ट हो गया। क्या मतलब, इस बात को समझ में आ गया आपको? इस बात का मतलब ये हो गया कि ऑर्डर फ्लो यहाँ पर इम्बैलेंस क्यों हुआ। ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस इसलिए हुआ क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर आ गया बाइंग वाली साइड में। पहले कैसे चल रहा था, पहले बाइंग सेलिंग चल रही थी, अब एक बड़ा ऑर्डर बाइंग का रख दिया, तो वहाँ पर इम्बैलेंस आ गया। बायर एक तरह से कहना चाहिए एक डिमांड, एक बड़ी डिमांड रख दी। बड़ी डिमांड रखने की वजह से यहाँ पर इम्पल्स कैंडल बन गई। ओके, इसके बाद एक डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं मोमेंटम कैंडल का। लाइक अ क्राउडेड बस स्टॉप सडनली टर्निंग इनटू अ क्योस बिकॉज वन बस अराइव। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर जाने का। मान लीजिए मुंबई जाने का वेट कर रहे हैं। अब पब्लिक तो इतनी है, लेकिन सपोज करो ये इनको जिस बस से जाना था वो सारी बस कैंसिल हो गई हैं, लेकिन एक बस आती है, राइट, और वो कहती है कि हाँ ये बस मुंबई जा रही है। अब ये वो पब्लिक 10 बस में जानी थी, उसके लिए बाकी सारी बस कैंसिल हो जाने की वजह से सिर्फ एक ही बस है, तो ये सब इसमें जाने का ट्राई करेंगे, राइट। तो अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी भीड़ इसमें बस में चढ़ने का कोशिश करेगी। अचानक से बहुत सारे पैसेंजर आ गए। वो जब अगर यहाँ पर 10 से 12 बस होती तो वहाँ पर थोड़े थोड़े पैसेंजर आते, बैलेंस बना रहता, जितनी बस उतने पैसेंजर। लेकिन बस एक है और पैसेंजर बहुत सारे आ गए, तो ये बहुत सारे पैसेंजर किसको दिखा रहे हैं, अचानक से इम्पल्स को दिखा रहे हैं कि जब बहुत सारे बायर एक सम से आते हैं तो वहाँ पर मार्केट में क्या बन जाता है, एक इम्पल्स कैंडल बन जाता है। ये समझ आया आपको? देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट जो कैंडल देखेंगे वो है एग्जॉशन कैंडल। एग्जॉशन कैंडल क्या, एग्जॉशन नाम से किससे आया है, एग्जॉस्ट से। एग्जॉशन कैंडल कैसे बनती है, तो आंसर है एंड ऑफ ट्रेंड कैंडल भी इसे कहते हैं। और व्हाट इज एग्जॉशन कैंडल? एग्जॉशन कैंडल हैपन व्हेन ट्रेंड इज एंडिंग बिकॉज स्ट्रॉन्ग साइड इज गेटिंग टायर्ड। ट्राइड नहीं, क्या, टायर्ड। जो पहले स्ट्रॉन्ग था अब वो थक चुका है, ठीक। तब हम कहेंगे कि वहां पर जो एक ट्रेंड चल रहा था वो क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। कैसे हमें कब पता चलेगा कि एक ट्रेंड जो है वो चल रहा था, जो कि मान लो एग्जांपल के लिए बुलिश ट्रेंड चल रहा था तो वो एंड हो गया है, या फिर बेरिश ट्रेंड चल रहा था तो वो एंड हो गया है, कैसे पता चलेगा? तो आंसर है वहाँ पर एक लार्ज विक बनना चाहिए, ठीक है, स्मॉलर बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, और ये जो बनना चाहिए वो आफ्टर अ लार्ज मूव बनना चाहिए। जब बड़े बड़े मूव आ रहे हों, राइट, चाहे ऊपर की तरफ आ रहे हो चाहे नीचे की तरफ आ रहे हो, अगर वहाँ पर लार्ज मूव के बाद इस तरह की कैंडल बन रही है जहाँ पर बॉडी स्मॉल देखने को मिल रही है बट विक बड़ा देखने को मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर एग्जॉशन कैंडल बनी है एंड कैन बी नियर रेजिस्टेंस या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, राइट। अब सपोर्ट के पास कब पहुंचा होगा मार्केट, तो आंसर बड़े मूव करके पहुंचा होगा। रेजिस्टेंस के पास भी बड़ा मूव करके पहुंचा होगा। वहां पर कभी भी ये कैंडल बनती है तो आप समझ जाओ कि जो ट्रेंड है वो एंड हो चुका है, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो
निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 25,480 पर वो ओपन हुआ, उसने हाई लगाया कितने का, 25,600 का, 25,600 का हाई बनाया, और इसके बाद ओपन कहां पर हुआ था, 25,480 पर, ठीक है, और आकर क्लोज कहां पर दे दिया उसने, 25,510 पर। अब इस कैंडल को ध्यान से देखो और इस कैंडल को देखकर बताओ कि वहां पर क्या हो रहा है। तो आंसर है कि अगर हम इसे बस वाले एग्जाम्पल से फिर से समझें, तो अगर वहां पर एक बस होती और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, राइट, बहुत सारी पब्लिक थी यहाँ पर, तो वो सब की सब इस बस में अगर जाने की कोशिश करते तो ये एक बड़ी कैंडल बनती यहाँ तक, और तब उस कैंडल का नाम आपको पता है क्या होता, मोमेंटम कैंडल। लेकिन अब क्योंकि अब क्या हो चुका है, यहां पर पहले तो मोमेंटम कैंडल बनी होगी, इससे जस्ट पहले क्या बनी होगी, एक मोमेंटम कैंडल बनी होगी ग्रीन कलर में, राइट। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि जब मोमेंटम कैंडल बनी थी, ये एक बड़ी कैंडल ये बन गई थी मोमेंटम वाली, उसके बाद अगर ये बनी तो ये क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है कि जितना बड़ा ऑर्डर यहां पर आया था, अचानक से बहुत सारी डिमांड यहां आई थी, यहां पर अचानक से बहुत सारी डिमांड नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अब जो बस थी वो बहुत सारी अब आ चुकी हैं, अब ये थोड़ा थोड़ा वहां पर जा रहा है, अब इतना बड़ा बड़ा डिमांड नहीं आ रहा है, एक ही बस के पास बहुत सारे पैसेंजर नहीं आ रहे हैं, राइट। तब इस केस में क्योंकि एक बड़ा रिजेक्शन भी देखने को मिला है, यहाँ पर देखो आप, रिजेक्शन बड़ा देखने को नहीं मिला था, जब एक डिमांड आई थी एक छोटी सी विक देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर यहाँ पर तक बना भी होगा, सपोज करो ये मोमेंटम कैंडल ही रही होगी एग्जाम्पल के लिए, जब ये बन रही होगी, उसके बाद जो सेलर ने इसको डोमिनेट कर करके और इसको यहाँ पर तक लेकर आ गया, तो इसका मतलब अब बायर जो है वो सेलर के ऊपर हावी नहीं है, अब जो है वो सेलर ट्रैप नहीं हो रहा है। अब जो ट्रैप हो रहा है वो कौन हो रहा है, तो आंसर है बायर हो रहा है। कैसे, देखो समझो, जब ये कैंडल ऊपर की तरफ गई होगी तभी तो यहाँ पर हाई बना होगा, अरे हाँ या ना। अगर मैं कहता हूँ ये 25,480 पर ओपनिंग हुई थी इसकी, राइट, तो ये हाई बना है, इसका मतलब ये ग्रीन रही होगी किसी टाइम पर जब वो बन रही होगी लाइव में, राइट, तो ये ग्रीन रही होगी, करेक्ट। तो वो ग्रीन कैसे रही होगी, तो आंसर है यहाँ पर सब जगह बाइंग चल रही होगी, करेक्ट। अब बाइंग के बाद जो मार्केट मेकर था, राइट, वो क्या करता जा रहा था, बाइंग करता ही वो जा रहा था। इस पैटर्न को अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा था उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर एक कैंडल ये बनी थी, ठीक है, ये एक कैंडल बनी थी, ये ठीक है, ऐसी कैंडल बनी थी। अब इसके बाद ये कैंडल आपको क्या दिखा रही है, इस कैंडल को ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है, इसमें यहाँ पर रिजेक्शन बहुत कम हुआ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का मतलब ये हो गया कि सपोज करो 100 से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, 120 का हाई लगाया, फिर इसके बाद थोड़ा सा रिजेक्शन ही दे पाया 118 का। क्यों दे पाया था याद करो, तो आंसर इसलिए दे पाया था कि क्योंकि ये उसका एवरेज था, इससे नीचे मार्केट मेकर उसको नहीं लेकर जाना चाहता था। तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ, तो आंसर ये करना पड़ेगा कि इस एवरेज को यहीं पर रखें, बट बाइंग सारी यहीं पर हो जाए, एवरेज बाइंग, और लेकिन ये मार्केट ऊपर की तरफ हो जिससे कि सेलिंग हो पाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आंसर नेक्स्ट मोमेंटम कैंडल बनानी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो मोमेंटम वाली होगी, जिसमें नीचे की तरफ लोअर विक कुछ भी नहीं होगा, ऊपर की साइड में हो सकता है बहुत छोटा सा। ये क्या बनी, मोमेंटम कैंडल। ये क्या बनी, बोलिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में यहां पर किसने एंट्री की, तो आंसर है मार्केट मेकर ने। मार्केट मेकर ने एंट्री की, यहां तक लेकर गया, बट प्रॉब्लम क्या आ गई, एवरेज यहां पर बना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एवरेज यहीं रखना है, अचानक से एक बड़ा लॉट रखना है। बड़ा लॉट क्यों रखना है, फिर से बताओ, तो आंसर इसलिए रखना है कि एवरेज यहीं रखना है, करेक्ट। अब यहाँ पर जब 120 के आसपास या 119 के आसपास जब एक बड़ा क्वांटिटी होगा तभी तो उसका एवरेज यहाँ रहेगा। अगर वो बड़ी क्वांटिटी यहाँ खरीदेगा तो इसका एवरेज ऊपर की तरफ जाएगा, और वो ये नहीं चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर अचानक से एक बड़ा लॉट देना पड़ेगा जिससे एवरेज यहाँ बना रहे और प्राइस ऊपर भी चला जाएगा, क्योंकि अचानक से बहुत बड़ी डिमांड आई, तुरंत सेलर ऊपर ले जाएगा प्राइस को। तो यहाँ पर प्राइस भी ऊपर चला गया और एवरेज यहीं पर रहा। अब क्या करना पड़ेगा बोलो, तो आंसर अब मोमेंटम कैंडल बन चुकी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है उस नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, तो आंसर है
कि ये पहले तो बनाएगा तो ये ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश वाली, स्टार्टिंग तो ये यही करेगा, इस प्राइस को और यहाँ तक लेकर जाएगा क्योंकि एवरेज तो यहीं कहीं है, ठीक है, और इसको यहाँ से खींच के यहाँ तक लेकर गया। अब क्या हो रहा है, तो आंसर है अब उसका एवरेज यहाँ पर आ गया, अब वो इतने प्रॉफिट में चल रहा है, अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो कैसे करेगा, तो आंसर है कि प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए वो हर जगह पर सेलिंग करेगा, यहाँ भी सेलिंग, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहाँ तक करेगा, तो आंसर वो वहाँ तक करेगा जहाँ तक उसका एवरेज होगा। तो मैंने माना, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि जब इतना बड़ा ऑर्डर लगाया भी गया और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसका एवरेज सपोज करो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के कहता हूँ कि इसका एवरेज यहाँ आ गया था, 120 से थोड़ा सा बढ़ के 125 के आसपास मान लो आ गया था, और हाई लगाया मान लो उसने 130 का, राइट, तब वो क्या करेगा, इसको यहाँ पर पूरा सेलिंग 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 करता हुआ लाएगा और यहाँ पर आकर कहीं पर कैंडल एंड हो जाएगी। और जब ये कैंडल एंड होगी तो ये कैंडल कैसी कैंडल बनी, तो आंसर ये कैंडल जो है वो एग्जॉशन कैंडल कहलाएगी। तो ये एक ही में मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल दे दिए। यहाँ पर ये जो ट्रेंड था वो क्या हो चुका, अब एंड हो चुका। कौन सा ट्रेंड, तो आंसर जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस 100 रुपीज से, और उसकी कहानी कहाँ तक चली थी, 130 तक चली थी। इसने यहाँ से बाइंग शुरू करते 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 ले गया, नेक्स्ट कैंडल बनाना एक मजबूरी थी, और अगली कैंडल वो ऐसी दिखेगी ही। अगर वो ऐसी दिखी, इस बात का मतलब ये है कि वो बेचना शुरू कर चुका है। अगर वो बेचना है, सेलिंग करना शुरू कर चुका है, इसका मतलब उसे फर्दर और बाइंग करने में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रेंड जो है वो क्या हो गया, एंड हो गया। ट्रेंड का क्या हुआ, एंड। कौन से ट्रेंड का, बाइंग, जो उसका जो बाइंग वो करता जा रहा था उस ट्रेंड को उसने एंड कर दिया, अब वो सेलिंग कर रहा है। अब यहाँ पर वो जब सेलिंग करेगा तो यहाँ पर सेलिंग करने के बाद सेलिंग वो वहीं तक करेगा जहाँ तक उसका एवरेज है। ये क्लियर हुआ। तो इस तरह से एग्जॉशन कैंडल जो होती हैं वो ट्रेंड के एंड को होने को दिखाती हैं। ये समझ आया आपको, ठीक है। इसी तरह से बेरिश कैंडल में भी एग्जॉशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका बिल्कुल उल्टा सिनारियो बना लेना आप अपने लिए। मतलब जैसे एक बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाना, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मोमेंटम कैंडल जो है वो बेरिश वाली बनाना, और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको एग्जॉशन कैंडल देखने को मिल जाएगी। तो जो कहानी मैंने आपको यहाँ पर बाइंग वाली बताई है, उसी तरह से कहानी सेलिंग की चल रही होगी। वो सेल करता जा रहा होगा, सेल करता जा रहा होगा, सेल करता जा रहा होगा। तो जब वो ऑप्शंस को मान लो सेल कर रहा है, तो सेल करते 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 एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब उसे बाइंग करनी पड़ेगी, राइट। उसका प्रॉफिट तो बुक तभी होगा ना जब वो बाइंग करेगा। तो हाई पे वो सेल कर रहा है, हर प्राइस पर हाई पर वो सेल करता जा रहा है, और नीचे जब आ जाएगा प्राइस तो वहाँ पर जाकर क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। तो बाइंग तो आएगी। तो यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये कैंडल क्या कह रही है, ये कैंडल कह रही है कि उसका सेलिंग करते करते उसका एवरेज यहाँ कहीं रहा होगा। जो पीछे से वो सेलिंग करता हुआ आ रहा था, उसका जो एवरेज है वो यहाँ आ चुका है। अब नीचे की तरफ गिरा तो था, यहाँ तक वो आया तो था, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद उसने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। यानी कि जो वो सेलिंग करता हुआ आ रहा था, अब उस सबको उसने क्या कर लिया, बाय कर लिया। बाय करते करते ये इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा, क्योंकि उसका एवरेज यहाँ पर है। ये समझ आया। तो इस तरह से एग्जॉशन कैंडल आपको देखने को मिलेगी। टर्मिनोलॉजी और जो ओपन, हाई और ये जो सिनारियो है क्लोज वाले, ये बिल्कुल सेम ही रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ओपनिंग हुई सपोज करो कहाँ पर, 25,020 पर, ठीक है। ओपनिंग कहाँ पर हुई है, 25,020 पर, ये 25,020 पर, और फिर इसके बाद लो कितना लगाया, 25,850 का, और फिर एंड कहाँ पर हो गया, 24,980 पर जाकर एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो वो लेकर गया तो होगा, बट फिर बाद में इसने प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर इस एवरेज तक निकाल दिया होगा। इस तरह से एग्जॉशन होगा। तो क्या साइकोलॉजी बन रही है, अब जो सेलर है वो क्या ट्राई कर रहा है, मोर डाउनसाइड, बट बायर एब्जॉर्ब्ड एंड रिवर्स्ड। अब यहाँ पर जो बायर है वो कौन होगा, ध्यान रखना, सेलर जो है वो ले जाने की कोशिश तो कर रहा था, करेक्ट, लेकिन अब बायर ने डोमिनेट कर दिया, बायर अब उसको ऊपर की तरफ लेकर चला गया। तो दरअसल आपको सोचने में, देखने में ऐसा लग सकता है कि जो बायर था वो नया बायर कुछ ऐसा कर रहा है। नो, नया बायर कुछ नहीं कर रहा है। जो सेलिंग करता हुआ आ रहा था वही प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है,
वही अब बायर बन गया है, वही जो सेल करता हुआ आ रहा था वो वापस से अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा है। तो क्लोज कैसे करेगा? तो आंसर है बाइंग करके। तो बाइंग करके वो यहाँ पर लेकर चला गया उसको, राइट। ये इस तरह से आप डेली लाइफ एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। मान लो कोई अगर बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा था और सडनली वो क्या हो गया? स्लो डाउन हो गया, ठीक है। तो जो स्पीड कैंडल थी वो मोमेंटम रही होगी, बट जब वो स्लो डाउन हुआ तो वो क्या होगा? तो आंसर है हैवी ब्रीदिंग चल रही है, ठीक है। स्लो डाउन हो गया है तो हम क्या कहेंगे? अब वो एग्जॉस्ट हो चुका है भागते भागते। तो बहुत तेजी से स्पीड से कोई भागा भी, फिर उसके बाद कहीं पर जाकर स्लो हो गया। स्लो होने का मतलब ये है कि जो वो ट्रेंड चलाता हुआ आ रहा था तेजी से भागने का, अब वो ट्रेंड एंड हो गया, अब वो थक चुका है, अब वो फाइनली मार्केट से बाहर हो रहा है, अब वो उस रेस से बाहर हो रहा है, राइट। तो बिल्कुल एग्जॉशन कैंडल को समझना आसान है। जो ट्रेंड चलता आ रहा हुआ हो, आप चाहे बाइंग करते जा रहे हो, अब उससे आप बाहर निकल रहे हो सेलिंग करके, सेलिंग करते हुए आ रहे हो तो बाइंग करके बाहर निकल रहे हो। ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अब हम इसके बाद फटाफट से एक क्विक समरी देख लेते हैं, क्योंकि हमने कई तरह की कैंडल देख ली हैं। तो उन सारी कैंडल को एक क्विक समरी में आप जो है बेसिकली याद रख सकते हो। कैसे? ओपन हाई, ओपन कहाँ पर हुआ, हाई कहाँ पर हुआ, लो कहाँ पर हुआ, क्लोज कहाँ पर हुआ, ये एक कैंडल दिखाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर इसके बाद बॉडी किसे कहते हैं, विक किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। बॉडी वाला पार्ट ये होता है जो सॉलिड पार्ट आपको दिख रहा है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है नीचे और ऊपर, ये विक है। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल में बिग बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। वीक कैंडल में स्मॉल बॉडी देखने को मिलेगी, ये क्लियर है आपको। फिर इसके बाद मोमेंटम कैंडल जब बनेगी तो उसमें बिग ब्रेकआउट बॉडी बनेगी। बिग ब्रेकआउट बॉडी का मतलब लोअर वाला विक देखने को नहीं मिलेगा अगर वो ग्रीन वाली है, या अगर वो रेड वाली कैंडल है तो उसमें अपर वाला विक देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे वाली की तरफ होगा, बट बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। और एग्जॉशन कैंडल में क्या होगा? लॉन्ग विक होगी आफ्टर ट्रेंड, मतलब पहले वो नीचे गया होगा फिर वो वापस से चला गया होगा, तो इसका मतलब ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। अब ये बात आ गई, ट्रेंड का एंड हो गया। तो इनके रिवर्सल, इम्बैलेंस, ये सारी साइकोलॉजी जो मैंने आपको बताई है, आप अपने तरह से कहीं पर नोट करके रख सकते हो, और फिर मार्केट में सीधा इनके बेसिस पर कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश ना करो। मार्केट के अंदर बहुत दिनों तक इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करो, है ना। बहुत सारा जो मुझे कहना चाहिए ऑर्डर फ्लो को सामने रखो, और मार्केट में जो ये कैंडल बन रही हैं इनको ऑब्जर्व करो कि ये जितने टाइप की कैंडल हमने पढ़ी हैं क्या वो ऑर्डर फ्लो से मैच हो रहा है, क्या हम जो साइकोलॉजी सोच रहे हैं क्या उसके हिसाब से नेक्स्ट कैंडल बनती हुई दिख रही है। इन सारी चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो एक टाइम धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास एक इतना प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप एक कैंडल को देखकर ये बता पाओगे कि नेक्स्ट कैंडल की प्रोबेबिलिटी या तो ये है या ये है। जब आप उस प्रोबेबिलिटी को निकालना सीख चुके होगे तब ट्रेड लेना पहले के कंपैरिजन में बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। बस एक बात है जो मार्केट में हमेशा याद रखनी है, क्या कि कैंडल स्टिक्स आर नॉट पैटर्न। जनरली जो बिगिनर्स करते हैं वो उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। नो, कैंडल स्टिक पैटर्न को नहीं बताती हैं। कैंडल स्टिक्स जो हैं वो मार्केट की साइकोलॉजी को बताती हैं, उस साइकोलॉजी को प्रिंट करके देती हैं चार्ट के ऊपर। तो कैंडल स्टिक को मार्केट के ट्रेंड देखने के लिए नहीं, ट्रेंड देखने के लिए तो चार्ट है, वो हमने डिस्कस किया था कि कौन से चार्ट यूज करने चाहिए ट्रेंड देखने के लिए। कैंडल स्टिक्स को अभी मार्केट में क्या हो रहा है उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए यूज किया जाता है। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी आप एक कैंडल को देखो तो सोचना कि वहाँ पर अभी क्या चल रहा है, राइट।